जितनी अनसर्टेनिटी बढ़ेगी दुनिया में उतना गोल्ड का प्राइस बढ़ता रहेगा। पर क्या इस समय भी गोल्ड में इन्वेस्ट किया जा सकता है? गोल्ड जो है ना वो सदा रहा है और सदा रहेगा। 35-40 साल वालों को अगर एजुकेट करें कि अभी तक अगर आपको कंपाउंडिंग का फायदा नहीं मिला है, आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो आप आगे कैसे कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हो अपनी रिटायरमेंट के लिए? फाइनेंस का रूल बड़ा सिंपल होता है। आपकी आमदनी जो आप लेके जा रहे हो उसमें से 15% की ही ईएमआई होनी चाहिए जो ये आपके बैड डेट में जाए। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि ऐसा कॉर्पस मेरे पास क्रिएटेड हो जाए कि जिससे हम सिस्टमैटिक विड्रॉल करके हर महीने अपने घर के खर्चे आराम से निकालें और जिंदगी भर हमारा पैसा खत्म ना हो। एक घर तो मैंने बना लिया है, अब मैं एक दूसरा घर और ले लूं अपने रिटायरमेंट के लिए, मंथली इनकम के लिए। ये एक अच्छा स्टाइल हो सकता है। उससे ज्यादा अच्छा तरीका है कि आप उस पैसे से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करिए, अलग अलग प्रकार के। अगर आप ओल्ड है और ये सोच रहे हैं कि मैं घर किराया देके पैसिव इनकम कमाऊंगा, इट इज द वर्स्ट मेथड टू मेक पैसिव इनकम। बार बार कहना कि म्यूचुअल फंड एसआईपी और फिर वो भी लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? मतलब ये क्यों हो रहा है? शालिनी जी, लोगों को इन्वेस्टमेंट का मतलब ही नहीं पता। लोगों को इन्वेस्टमेंट सिखाई नहीं गई। पर हमारे यहाँ तो लोगों कर रहे के हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए उनको देखिए, उनके लिए इन्वेस्टमेंट क्या है, उनको ना ऐसी चीज देखनी है कि जो कंसिस्टेंटली बढ़ती रहे। वो सिर्फ एफडी है। अगर मुझे पैसे वाला बनना है तो मुझे वो कौन सी 3 बीमारी है जो छोड़नी होगी? सबसे पहले तो ना आपको माइंड में सोचना पड़ेगा कि माइंड को रिवायर करना पड़ेगा कि आप अमीर बन सकते हैं। तो इतने लोगों के पोर्टफोलियो और इतने लोगों को सलाह देने के बाद आपको अभी क्या लगता है कि वो एक गलती जो हर आदमी कर रहा है? हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। आज के जमाने की यही सच्चाई है और इसे हम सबको कबूल करना ही होगा। जैसे ही हम कॉलेज से पास आउट होते हैं, सबसे बड़ी टेंशन होती है कि जी अब कमाना कैसे शुरू करें, या तो धंधा शुरू करना होगा या फिर जॉब करनी होगी। तो पैसा कमाने की जिस दिन से शुरुआत होती है वो जर्नी हमेशा चलती रहती है। कभी पैसा बचाना है, कभी इन्वेस्ट करना है और कभी उन्हीं पैसों से मजा करना है, ऐश करनी है। तो ये जो पैसों की जद्दोजहद आपकी है और टेक ऑफ जो आप कर चुके हैं ऑलरेडी, वो कैसे ऑटो पायलट मोड में चलता रहे, बस इसी के लिए आज का ये पॉडकास्ट है। अब पैसा बढ़े कैसे और कैसे आप उससे पैसिव इनकम भी अपनी बना सकें या शुरुआत उसकी कर सकें, इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं क्योंकि मास्टर ऑफ पैसिव इनकम मेरे साथ आज इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं। पहले उन्हें आप देख भी चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी में। वो फाइनेंस कोच हैं, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट कोच है, बिजनेस कोच है। तो फटाफट से अब हम उन्हें बोर्डिंग पास भी दे देते हैं। संजय कठुरिया जी मेरे साथ हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है। थैंक यू शालिनी मैम। कैसे हैं आप? एकदम रॉकिंग। आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया, परफेक्ट। अब शुरुआत पैसों की होने वाली है और आपके साथ जब भी बात होती है तो मुझे मतलब शुरू से ही लगता है कि फाइनेंस तो जितना लेकर के लोग बैठे हैं उसका डबल ट्रिपल होने वाला है। तो आज वही करने वाले हैं हम। कोशिश करेंगे, बिल्कुल। और आप स्किल्स की भी बात करते हैं, पैसा भी कैसे बढ़े, स्किल भी कैसे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्वेस्टमेंट के साथ अगर मैं शुरुआत करूं और सबसे चोखा धंधा जो इस साल का शुरू से मुझे अभी तक लगा है वो गोल्ड लगा है। हमने जनवरी के स्टार्टिंग में देखा ये शायद 75,000 के आसपास था और अभी जब हम बात करें तो ये लाख क्रॉस कर चुका है। जी जी। तो मेरे हिसाब से तो ये पीक हो चुका है इस साल का। पर क्या इस समय भी गोल्ड में इन्वेस्ट किया जा सकता है? देखिए, गोल्ड को थोड़ा सा ना, गोल्ड के नेचर को समझते हैं, गोल्ड के स्वभाव को समझते हैं। गोल्ड जो है ना रिजर्व करेंसी है दुनिया की। हमारे शास्त्रों में भी जब कलयुग की एंट्री हुई थी तो महाराजा परीक्षित ने कहा था कि तुम वहां होगे जहां सोना होगा, अगर आपको याद हो वो संदर्भ। तो सोने से मतलब था परीक्षित जी महाराज का कि जहां पे गोल्ड मतलब करेंसी, जहां पैसा होगा, क्योंकि उस टाइम तो करेंसी नहीं होती थी, उस टाइम तो गोल्ड होता था। तो गोल्ड बेसिकली इतने टाइम से चल रहा है, हर जगह की करेंसी गोल्ड के हिसाब से छपती है, किसके पास कितना गोल्ड का रिजर्व है उसके हिसाब से उसकी करेंसी छपती है। तो गोल्ड जो है ना वो सदा रहा है और सदा रहेगा, मतलब इट इज एन एलिमेंट विच विल स्टे फॉर एवर। गोल्ड में जो वृद्धि आई है पिछले कुछ सालों में वो ऑलमोस्ट हर साल 20% CAGR बढ़ा, और पिछले जैसे आपने मेंशन किया कि 75,000 to 1 लाख हो गया था, यानी अगर आप देखें तो 25% के आसपास का रिटर्न तो इसने 5 महीने में दे दिया। अब ये क्यों हुआ उसको समझना बहुत जरूरी है। गोल्ड है ना मार्केट्स के उल्टा चलता है। गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनसर्टेनिटी। जितनी अनसर्टेनिटी बढ़ेगी दुनिया में उतना गोल्ड का प्राइस बढ़ता रहेगा। अब ये करेंसी है, फॉर एग्जाम्पल कोई छोटा देश है जहां
करेंसी कुछ एक्स प्राइस पे चल रही है, अचानक से वहाँ डिफ्लेशन हो गया, कुछ हो गया, अपना करेंसी डिफ्लेशन हो गया, क्या कहते हैं, करेंसी नीचे चली गई, गोल्ड नीचे नहीं जाएगा। तो अगर एक व्यक्ति के पास उस टाइम जितने पैसे थे उसने गोल्ड में डाल दिए होंगे और उसकी करेंसी नीचे चली गई वैल्यू में, उसके गोल्ड की वैल्यू नीचे नहीं जाएगी। तो गोल्ड जो है ग्लोबली एक रिजर्व करेंसी की तरह यूज़ किया जाता है। यूएस ने पिछले 3 साल में हज़ारों टन साल का गोल्ड खरीदा है, एवरी ईयर उन्होंने गोल्ड खरीदा है। तो चाहे कंट्री हो चाहे इंडिविजुअल हो, सारे जो है वो गोल्ड में निवेश कर रहे हैं। अब गोल्ड में निवेश, मैं हमेशा कहता हूँ गोल्ड गद्दा होता है। अब गद्दा आपको कब लगता है? जब आप गिरते हो। जब आप गिरोगे तभी तो गद्दे की जरूरत पड़ेगी आपको। तो इसलिए जब भी मार्केट्स में कोई अनसर्टेनिटी होगी, रूस यूक्रेन की वॉर हुई, अनसर्टेनिटी आई, गोल्ड का प्राइस बढ़ गया। फिर अनसर्टेनिटी के किंग आ गए ये डोनाल्ड ट्रम्प सर, कि भाई आओ चलो मैं तो आज रात को ये करूंगा, कल सुबह ये करूंगा, फिर परसों रात को ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर मैं चाइना पे टैरिफ पहले 45 लगाऊंगा, फिर 100 लगाऊंगा, फिर 150 लगाऊंगा, फिर 200 लगाऊंगा, 245 लगाऊंगा, फिर एक बार रुक जाऊंगा। क्या करते हैं मेरे को पता नहीं क्या करते हैं वो। बट अब जो है पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि अक्षय तृतीया के बाद गोल्ड थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ, करीबन 6,000-7,000 रुपये तोला, जैसे 10 ग्राम कहते हैं, कम हुआ प्राइस। वो क्यों हुआ? क्योंकि सडनली न्यूज़ आने लग गई कि यूएस और चाइना के बीच में जो तनाव थे वो कम हुए हैं और अब कोई डिसीजन की तरफ दोनों बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जब ये सिचुएशन आएगी तो डेफिनेटली एट दैट टाइम गोल्ड नीचे आ जाएगा। तो गोल्ड जो है पिछले बहुत सालों में अगर आप उसके रिटर्न्स देखेंगे 2 या 3 बार ऐसा हुआ होगा कि साल में वो 10% या उससे ज़्यादा नीचे गिरा है। स्टॉक मार्केट्स तो आप देखेंगे पिछले 50 साल में बहुत बार गिरी है, 10-10%, 12-12% गिरी है, बट गोल्ड बहुत कम बार गिरा है। तो गोल्ड आपके लाइफ का गद्दा होता है। अब गोल्ड क्या मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए? मेरे तो बिल्कुल है, डेफिनेटली है। जब भी गोल्ड गिरता है हम गोल्ड खरीदते हैं। अभी गोल्ड वापस गिरा तो हमने वापस खरीद लिया। तो मैं गोल्ड में कहता हूं कि आप छोटी सी एसआईपी जरूर चालू रखें। जो भी, अगर आप समझिए, अगर आप 10,000 रुपये की भी एसआईपी करते हैं महीने की, तो 500 रुपये से 1,000 रुपये के बीच में गोल्ड में आप जरूर डाल सकते हैं। वो लॉन्ग टर्म में आपको शायद एक 15-20 साल के होराइजन में हो सकता है निफ्टी 50 या स्टॉक्स जितना रिटर्न नहीं दे पाएगा, पर आपको एटलीस्ट एफडी से बेटर और एक हेज की तरह एक रिटर्न्स दे देगा। तो ये हिस्टोरिकल वो रहा है गोल्ड का कि ये रेंज पे उसने रिटर्न्स दिए। पर आपने 5 से 10% ही बोला। 10,000 अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 500 से 1,000 रुपया, बिल्कुल, मतलब इतना ही रेशियो होना चाहिए गोल्ड के इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल, उससे ज्यादा, बिकॉज देखिए आप डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आपका गोल बहुत बड़ा है, 20 साल, 25 साल, 30 साल है, तो 20-25-30 साल में तो डेफिनेटली आपके जो इक्विटी होती है वो बहुत आउट परफॉर्म करती है गोल्ड को। ये हिस्टोरिकल है। तो अगर गोल्ड, अगर आप 30 साल के लिए देख रहे हैं, 20 साल के लिए निवेश देख रहे हैं, तो इक्विटी थोड़ा ज्यादा रखिए। अगर आप छोटे समय के लिए देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप 10 साल के लिए देख रहे हैं, 5 साल से 10 साल के बीच, तो आप गोल्ड को 20%, 25% भी अपने पोर्टफोलियो में कर सकते हैं, पर उससे ज़्यादा जरूरत नहीं है गोल्ड को। अगर मैं 5 से 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करने का सोच रही हूँ, तो क्या मैं एफडी की जगह गोल्ड को रिप्लेस कर सकती हूँ? देखिए एफडी का ना पर्पस ही अलग होता है। एफडी इन्वेस्टमेंट का टूल नहीं है। ये बहुत बड़ा धमाका मच जाएगा। एफडी के दो ही पर्पस है। पहला पर्पस है एफडी का इमरजेंसी फंड, कि आपके जिंदगी में समझिए आपके खर्चे महीने के 50,000 रुपए हैं, आप एक परिवार चलाते हैं, तो मोटा मोटी समझिए 1 साल का खर्चा आपके पास रिजर्व में होना चाहिए ताकि आपको कभी भी डर ना लगे। देखिए लाइफ के 3 बड़े रिस्क होते हैं शालिनी जी। एक है किसी की आमदनी खत्म हो जाए, एक है किसी की हेल्थ खराब हो जाए, एक है किसी की मृत्यु हो जाए। तीन ही केस है। किसी की आमदनी खत्म हो जाए, जैसे कोविड का टाइम आया तो किसी को पता नहीं था कि अचानक से सैलरीज या तो कम हो जाएंगी या बंद हो जाएंगी, पर कोविड का भी तो जो धक्का था वो 2-3 महीने में रिकवर हो गया था। तो एटलीस्ट अगर आपके पास 6 से 12 महीने का आपका रिजर्व होगा फंड, तो आपको ऐसे कोई भी धक्का होगा तो आप झेल लोगे उसको। इट्स इनफ, 6 to 12 मंथ्स इज इनफ टू फिगर आउट कि लाइफ में आगे क्या करना है आपको। तो एक वो जो इमरजेंसी फंड है उसके लिए आपके पास एफडी होना चाहिए। दूसरा एक अपॉर्चुनिटी कैपिटल होता है। अपॉर्चुनिटी कैपिटल क्या होता है? जैसे मार्केट बहुत गिरी थी, मेरे को आज भी याद है 7 अप्रैल को गिरी थी, बहुत तेजी से गिरी। उस टाइम अगर आपके पास 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा होते तो आप कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट जरूर कर सकते थे उस टाइम पे। तो इसे हम अपॉर्चुनिटी कैपिटल कहते हैं। तो एफडी के 2 ही पर्पस होते हैं, एक इमरजेंसी फंड बनता है और एक अपॉर्चुनिटी कैपिटल बनता है। ये मेजर काम है एफडी का, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। लेकिन मेरी अपने आसपास जितने भी लोगों से बात होती है, चाहे मेरे जूनियर्स हैं या कोलीग्स हैं, मैं किसी से भी अगर बात करती हूँ, तो इमरजेंसी फंड का जो ट्रेंड रहा है वो अब खत्म हो चुका है। संजय जी, मैं अपने व्यूअर्स से भी चाहूंगी कि अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है और उतना ही है जितना संजय जी बता रहे हैं, आपने कहा 6 मंथ की सैलरी, 6 मिनिमम, तो आपके 6 पास की सैलरी नहीं, 6 के खर्चे। अच्छा, समझिए आपकी सैलरी 50,000 है पर खर्चे 25,000 है। ऐसा तो नहीं होता। बड़ा हाइपोथेटिकल सी बात करते हैं। नहीं होता ऐसा। आप ये बोले कि 50,000 आपकी सैलरी और खर्चे 55,000 55,000
5,000 क्रेडिट कार्ड पे आदमी जीवन चला रहा है। तो फिर आप तो सैलरी का फिर 7-8 महिला ही रख लो। जी। तो अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए महीना है तो क्या आपने 7 से 8 लाख रुपए अकाउंट में कैश रखे हुए हैं? एफडी का मतलब भी मैं कैश, प्योर कैश है वो, तो फिर आप ओवरनाइट निकाल सकते हो ना पैसे को। लिक्विडिटी आपके पास उतनी है। आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि संजय जी ने अभी जो रूल बताया है आपकी लाइफ में क्या वो अप्लाई आप कर रहे हैं कि आपके पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड है? क्योंकि मैक्सिमम लोग, संजय जी आपने कहा कि 3 रीजंस होते हैं, तो लाइफ वाला जो रीजन है उसके लिए तो टर्म इंश्योरेंस है, या जिसके पास टर्म इंश्योरेंस नहीं है वो ये मान रहा है मेरे साथ कुछ होगा ही नहीं, सिंपल, वो ये मान के चल रहा है ऐसी कोई अनहोनी होनी नहीं। हमने पंडित जी को कुंडली दिखाई थी, उन्होंने कहा 80 साल तो तुम्हारा जीवन है ही। अब दूसरा हेल्थ के ऊपर आ जाते हैं, तो हेल्थ के ऊपर या तो किसी ने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है या वो मान के चल रहा है कि मेरा 40-50 हजार से ज्यादा खर्च नहीं होगा, सिंपल। जी, एक बार वो हॉस्पिटल चला जाए उसको समझ आ जाएगा कितना खर्चा होगा। और रही बात नौकरी जाने की, तो मुझे लगता है उसका भी कोई बंदोबस्त किसी ने पहले से नहीं रखा हुआ है। ये तीनों लाइफ की सीट बेल्ट है। हाँ शालिनी जी, और अगर लोग सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे और एक्सीडेंट हो गया तो फिर मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं सबको पहले कहता हूँ कि लाइफ जब भी गाड़ी में बैठते हैं जैसे हम सीट बेल्ट पहन लेते हैं, उसी तरीके से जब आप लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं तो ये सीट बेल्ट्स ले लीजिए। कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, ये खर्चे नहीं है भाई, ये प्रोटेक्शन निवेश है। और जितने भी रिच माइंडसेट के लोग होते हैं वो सबसे पहले रिस्क को कवर करते हैं। तो रिच ऑलवेज टेक केयर ऑफ रिस्क, ये हमेशा याद रखना। ये थोड़ा समझाइए आप। देखिए, जितने भी आप दुनिया में जितने अमीर लोग हैं ना, वो वेल्थ मल्टीप्लाइंग पे फोकस नहीं करते, वो वेल्थ प्रेजर्वेशन पे फोकस करते हैं कि मेरे पैसे कम ना हो जाए। वॉरेन बफेट क्या कहते हैं? रूल नंबर 1 डोंट लूज मनी, रूल नंबर 2 डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। अब इतना बड़ा आदमी क्या कह रहा है आपको कि भाई पैसे नहीं हारने। अब हमारे यहाँ क्या है, जुआरी सारे पहुंच जाएंगे, कोई कभी कोई एफएनओ कर रहा है, कभी कोई बेटिंग ऐप पे लगा हुआ है। मैं अभी देख रहा था एक बेटिंग ऐप पे 24 करोड़ यूजर है, जो 15 साल पुरानी ऐप है, और भारत देश का स्टॉक मार्केट 100 साल से ऊपर हो गए हैं, उसमें अभी तक 17 करोड़ डीमैट अकाउंट्स है। अब आप सोचिए, ये चीजें आपको भारत का व्यू पॉइंट बताता है कि आज लोग 50-100 रुपए की बेटिंग करना चाहते हैं, पर किसी को इमरजेंसी फंड को जैसे आपने बोला नहीं होगा किसी के पास। कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो आपको पहले ना रिस्क को कवर करना पड़ता है जीवन में। देखिए, अगर आपको, शालिनी जी पता है मेरे सारे रिस्क कवर्ड है। अगर आपके पास एक राइट हेल्थ इंश्योरेंस है, राइट लाइफ इंश्योरेंस है, राइट आपके पास एक इमरजेंसी फंड है, क्या आप में काम करने की ताकत, ऊर्जा 10 गुना नहीं हो जाएगी? क्योंकि आपको पता है मैं हर बड़े रिस्क के लिए कवर्ड हूं जिंदगी में। पर लोग यहां पे ना एकदम खतरों के खिलाड़ी हैं। उनको लगता है हमारे साथ, जैसे आपने सही बोला कि हमारी नौकरी कभी जाएगी नहीं, हेल्थ कभी खराब नहीं होगी और मरूंगा तो मैं हूं ही नहीं। हाँ, मैं तो वो क्या कहते हो, जो 7 चिरंजीवी में 8वां हूं कि मेरे को कुछ नहीं होने वाला। हाँ। तो ऐसे नहीं होगा, आपको अपने रिस्क कवर करने पड़ेंगे, और ये तीनों बहुत सिंपल तरीके हैं तीनों रिस्क कवर करने के लिए। तो हमने 5 से 10% का इन्वेस्टमेंट गोल्ड में रखना है, ये तो बात कर ली जी। लेकिन अब 90% बचा हुआ है, तो ये 90% का फिर कहाँ क्या करना है? ये 90% ना आपके गोल्स के हिसाब से बनेगा। सो फॉर एग्जाम्पल, आपका गोल एक है कि 25 साल बाद मुझे रिटायरमेंट चाहिए, ठीक है, और रिटायरमेंट के टाइम मुझे 2 करोड़ का कॉर्पस चाहिए, तो उस हिसाब से आपको अपनी प्लानिंग करनी। अब जब देखिए, अगेन रूल बड़ा सिंपल है, रिस्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर लॉन्जिविटी ऑफ गोल, कि आपका जो गोल कितना लंबा है उसके बेसिस पे आप रिस्क ले सकते हैं। जैसे बचपन में क्या हम देखते थे कि पेरेंट्स, कोई घर में बेटी पैदा हुई तो वो क्या बोलेंगे, इसके लिए प्लॉट ले लो। क्यों? क्योंकि अगर आप प्लॉट ले लोगे तो पता है 25 साल बाद शादी होने वाली है, तो 25 साल प्लॉट को छूने की जरूरत नहीं है हमारे को। आपने इलिक्विड एसेट में डाल दिया, पर आपको पता है इसमें ग्रोथ हो जाएगी, पैसा आंख के आगे से निकल गया है, इन्वेस्टमेंट हो चुका है, तो अब हमने अपने आप को सिक्योर कर लिया, और ये जो गोल था हमारी डॉटर की मैरिज का, वो गोल इस पैसे से फुलफिल हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। अच्छा, वो ये भी करते थे कि भाई चलो एक काम करेंगे, हर महीने जाके हम 1000 रुपए का गोल्ड खरीद लेंगे। वो भी गोल्ड की SIP करते थे। उनके अपने सिस्टम्स थे। मैं कहता हूं हमारे जो पूर्वज थे ना, वो ज्यादा ऑर्गेनाइज थे। अक्षय तृतीया क्या है? अक्षय तृतीया हमारे देश का सबसे बड़ा SIP है, ठीक है, या फिर धनतेरस, सॉरी फॉर एग्जाम्पल को, धनतेरस पे भी लोग जाके गोल्ड खरीद लेते हैं, वो SIP है। आपने साल में 2 बार गोल्ड खरीद लिया एक तरीके से, तो गोल्ड की SIP हो गई। अब अगर कोई बंदा नियमित तरीके से ये काम 40 साल से कर रहा है, सोचो उसके पास कितना गोल्ड होगा और उस गोल्ड की आज कितनी वैल्यू होगी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। मेरे पिताजी तो आपने 5th, जैसे मैंने 5th अगर पास किया तो पापा जाके एक मेरे को गोल्ड इयरिंग दिला देते थे। फिर मैंने अगर 10th पास किया तो पापा जाके गोल्ड का सेट, मुझे लगता था 10th मैंने पास किया, गोल्ड का सेट कौन दिलाता है, कुछ और दिलाओ ना। मैंने 12th का बोर्ड पास किया तो पापा ने कहा एक और, चल आज तेरे को एक चेन दिला के लाता। अब आप सोचो कि वो उस टाइम आपको आईफोन भी दिला सकते थे, या मतलब जो भी उस टाइम के फोन्स होते थे, मुझे याद है हमारे छोटे छोटे से फोन होते, तो वो भी दिला सकते थे, बट दे चोज
टू गिव यू समथिंग विच अप्रिशिएट्स एंड यू कैन एंजॉय इट ऑल्सो, कि आप पहन भी सकते हैं, फ्लॉन्ट भी कर सकते हैं, उसकी एक नहीं फ्लॉन्ट मैं ऐसे कुछ छोटा सा गर्लिश सा उठाती थी तो पापा कहते थे ये वाला नहीं लेना है, हाँ। ये वाला देखना, तो मुझे लगता था ये तो ऐसे अम्मा जैसे ये कौन पहनेगा। तो मुझे जो भैया होते थे वहां दुकान पे वो समझाते थे नहीं तुम समझो पापा क्यों कह रहे हैं ऐसा, हाँ। नहीं इनमें से कुछ चूज करो। पापा कहते ये क्या उनकी तो छोटा सेल सा बढ़ रही क्यों थी। हाँ, ये छोटा सा क्यों उठा रहे हो, ये वाला लो। तो मुझे समझ नहीं आता था, बट हाँ इट्स ट्रू। और आज आप देखेंगे तो आपको लगता है कि हाँ यार, जब आप अपनी नेटवर्थ कैलकुलेट करते हैं, आप बोलते हैं हाँ यार मेरे पास 100 ग्राम सोना है, 200 ग्राम जो भी होगा XYZ, हाँ। कि यार देखो ये तो मेरी धरोहर है, कल को कुछ हो गया तो मेरे पास ये भी है। दो कोई इस दुनिया में नहीं चाहता उसके सोने का जेवर गिरवी हो या बिके या कुछ भी हो, बट व्हाट आई एम सेइंग इज ऑल दिस गिव्स यू अ लॉट ऑफ कंफर्ट। तो जितना आपका गोल लाइफ का लंबा होगा ना, उतना आप रिस्क ज्यादा ले सकते हो। लोग गलती क्या करते हैं शालिनी जी, कि वो देखेंगे कि यार मेरे को अगले साल है ना 10 लाख रुपए चाहिए गाड़ी खरीदने के लिए, तो मैं काम करता हूं, मैं स्मॉल कैप फंड्स में डाल देता हूं। अब जिसने ये सोच सितंबर 2024 में रखी कि यार मैं काम करता हूं, सितंबर 2024 आ गया और मुझे सितंबर 2025 में गाड़ी खरीदनी है, तो मैं काम करता हूं, मैं ना पैसे उठा के स्मॉल कैप फंड में डाल देता हूं। गाड़ी छोड़ो, वो गाड़ी का टायर नहीं खरीद पाएगा अगले साल। क्यों? क्योंकि स्मॉल कैप गिर गया 20%। तो आपका गोल 1 साल का था, तो आपने इतने हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट में क्यों डाला पैसा? आपका गोल अगर 20 साल का होता, 25 साल का होता, 15 साल का होता, 10 साल का होता, तो मेरे को समझ आता चलो आपने स्मॉल कैप में डाल दिया, क्योंकि स्मॉल कैप तो वॉलेटाइल होते हैं, वो तो कुछ भी हो सकता है उनके साथ। अभी तेजी से बढ़े थे, अभी गिर गए। हाँ। तो आपको ना अपनी जो, देखिए हर इंसान के एपेटाइट के हिसाब से, हर इंसान के हेल्थ के हिसाब से, हर इंसान के क्या कहते हैं बीमारियों के हिसाब से उसकी थाली बनती है। आप किसी की थाली देखेंगे तो आप जनरली बता सकते हैं यार इसकी हेल्थ कैसी है। मतलब कोई भटूरे छोले खा रहा है तो समझ आती है यार, तब खा लेगा, निकाल लेगा, पचा लेगा। पर कोई बंदा होता है जिसकी थाली बड़ी नियमित होती है। तो आपको अपनी थाली डिजाइन करनी है। इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो अ थाली। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप है, फ्लेक्सी कैप है, डायरेक्ट इक्विटी है, गोल्ड है, उसके रियल एस्टेट है, क्रिप्टो है, बहुत कुछ है जहां पैसा डल सकता है। FD भी है, बॉन्ड फंड्स भी हैं, बहुत कुछ है, बहुत इंस्ट्रूमेंट्स है। बट आपको डिजाइन करना है ना अपनी थाली को भाई, कि आपका गोल क्या है। 3 साल में आ रहा है, 5 साल में आ रहा है, 10 साल में आ रहा है, 20 साल में आ रहा है। गोल जितना छोटा होगा, जितनी अवधि कम होगी गोल की, उतना ही आप कम पैसा जो है इक्विटी में डालेंगे। लोग उल्टा करने लग जाते हैं, जितनी अवधि कम होती है उनको लगता है जल्दी जल्दी पैसा बन जाए, तो वो इक्विटी में पैसा डालते हैं। और उनको लगता है जो टाइम 2020 से लेकर 2025 तक था या 24 के सितंबर तक था, वही टाइम जिंदगी भर चलेगा। ऐसा तो होना नहीं। अब यही फर्क आता है, क्योंकि हमने 2008 से मार्केट्स देखी हुई है। जब मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की शालिनी जी, इट वाज जनवरी ऑफ 2008 SIP, और वहां से 63% मार्केट गिरी थी। हाँ। पर हम तो भूल गए पैसा डाल के, हमें तो चाहिए ही नहीं था पैसा, तो हम डालते गए, उसका रिजल्ट आ गया हमें। सो इन्वेस्टमेंट्स में ना, अभी जैसे कल जब हम आज ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कल है ना इनकी AGM हुई है वॉरेन बफेट की। वो 94 ईयर्स के हैं और वो इस साल के एंड में रिजाइन करके अपना दारोमदार ग्रेग एबल को दे रहे हैं। और उनसे अभी किसी ने पूछा कि अभी आप क्या अपने स्टॉक्स का क्या करोगे, जो आपके वो स्टॉक्स है। बोलता है मैं एक भी स्टॉक नहीं बेचूंगा। ये 94 साल का आदमी बोल रहा है मैं एक भी स्टॉक नहीं बेचूंगा। यहाँ 24 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे रोज स्टॉक खरीद बेच कर रहे हैं। तुम पैसा नहीं बना पाओगे, लिख के ले लो। वेल्थ इज ऑलवेज क्रिएटेड ओवर टाइम। उनको 11 साल से 94 साल, 83 ईयर्स ऑफ कंसिस्टेंट रिटर्न्स लग गए कि वो आज जहां पहुंचे पर पहुंच गए। आपको चाहिए वो 83 का काम 8 साल में हो जाएगा, वो नहीं होने वाला। वैसे तो आजकल वालों को 8 महीने में चाहिए, बट ठीक है, लोग तो 8 साल भी वेट करने को तैयार नहीं, क्योंकि हमारी एवरेज SIP 1.5 साल की है। आपको पता है हमारे यहाँ आज 1.5 साल में व्यक्ति एवरेज में SIP निकाल लेता है। पिछले 3 महीने से SIP क्लोजर रेशियो 100% से ज्यादा है। यानी कि नए लोग जो SIP कर रहे हैं उससे ज्यादा लोग SIP बंद कर रहे हैं। ये मार्केट जो क्रैश हाँ, हुआ और क्योंकि मार्केट नीचे गया। और अरे क्या मंदबुद्धि डिसीजन है ये, कि आप कभी भी महंगा खरीद के सस्ता बेचोगे तो पैसा कैसे कमाओगे भाई। आपको सस्ता खरीद के महंगा बेचना है, और जब सस्ता खरीदने का टाइम आता है तो आप मार्केट से बाय बाय करके चले जाते हो कि नहीं यार मुझे तो मार्केट नहीं चाहिए, मार्केट गिर गई और गिरेगी। ले लो, मार्केट 7 अप्रैल को 21,800 आई। मैंने कुछ फ्रेंड्स को बोला यार ले लो, बहुत अच्छा टाइम है, कि मुझे लगता है कि इससे ज्यादा 5% से ज्यादा बचा नहीं है गिरने का। नहीं क्या बात कर रहा है, इस एनालिस्ट ने बोला 18, ये शंकर शर्मा जी ने बोला, मैंने तो अपनी बहन को बोल दिया कि प्लॉट ले लो, FD कर लो, ये सब कर लो, तो वो पागल है क्या? मैंने तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो हाँ। आज मार्केट 24,500 है। कितने दिन में? 20 दिन में, 25 दिन में। मार्केट्स हमारे हिसाब से नहीं चलती हैं, मार्केट्स अपने हिसाब से चलती हैं। आपको मार्केट के हिसाब से चलना है। मार्केट्स नीचे ज्यादा खरीद लो, जितना खरीद सकते हो उतना खरीद लो। तो
आपको जब भी प्लानिंग करनी है, किसी के पास कोई प्लान नहीं है शालिनी जी, मैं एक व्यक्ति से पूछता हूं, कमेंट करके बता दो कि आप इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो, पहले ये तो बताओ। हाँ, आप प्लीज बताओ भाई, तो हमें पता हाँ, चलेगा। पता तो चले आपका क्या गोल है। हाँ, कि 3 साल बाद मुझे गाड़ी खरीदनी है, 5 साल बाद शादी करनी है, 10 साल बाद घर खरीदना है, 25 साल बाद रिटायरमेंट चाहिए, 20वें साल मुझे बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए कुछ चाहिए। आज जब मेरे पास लोग आते हैं अपनी प्लानिंग कराने, तो मैं उनसे पूछता हूं कि भाई 5 साल बाद क्या चाहिए आपको, अब पहला गोल क्या है, बच्चों के लिए क्या किया है, शादी के लिए क्या किया है, अच्छा नहीं शादी के लिए पहले से ये था, ओके ठीक है, ये कैसे होगा, आपकी रिटायरमेंट कैसे होगी, कितना उस टाइम पैसा चाहिए होगा, आज आपको घर चलाने के लिए 50,000 रुपये महीना चलता है, 20 साल बाद कितना चाहिए होगा इन्फ्लेशन के हिसाब से, उस टाइम आपके पास कितना होगा तो आपको इनफ फील होगा कि ठीक है यार इतना है तो अपन सेट है लाइफ में। ये सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं, उसके बाद डिसीजन बनता है। एक मुझे इसमें एक चीज़ की कमी ये लगती है, लास्ट टाइम भी हमने जो पॉडकास्ट किया था तो मैंने आपसे सवाल यही पूछे थे कि 20-25 हज़ार कमाने वाला कैसे करोड़पति बने। अब 20-25 हज़ार कौन कमाता है, जो बहुत यंग होता है या जो फ्रेशर होता है, उसकी वो जॉब होती है। वो पॉडकास्ट अगर आपको देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आप उस पर क्लिक करके वो संजय कटोरिया जी का पॉडकास्ट देख सकते हैं। अभी प्रॉब्लम ये है संजय जी कि 20-25 साल का युवा जो 20-25 हज़ार रुपये कमा रहा है, उसका ना कोई गोल होता है, ना वो फ्यूचर के बारे में सोच सकता है। वो आज में जीता है, आज कमाता है और सारे पैसे खर्च कर देता है। वो माता पिता के साथ रह रहा है तो उसको रेंट देना नहीं है घर का, उसकी शादी हुई नहीं है तो उसको बीवी के खर्चे उठाने नहीं है, बच्चे हुए नहीं है तो उसको ये सोचना ही नहीं है कि भैया उनकी शादी भी करानी होगी या उनकी एजुकेशन के लिए चाहिए होगा। तो 25 से 30 साल तक तो वो जो कमाता है वो उड़ा देता है। लेट मैरिजेस का फैशन अब शुरू हो गया है, तो आप लेट शादी करते हैं, लेट बच्चे पैदा होते हैं, तो आप जाके कहीं 35-38 साल की उम्र में ये सोचते हो, जो आप कंपाउंडिंग वाली बात कह रहे हो ना, वो आधी तो देखिए यहीं गायब निकल हो गई ना। आप 35 से 38 साल तक की उम्र में आप अब ये सोचना शुरू कर रहे हो कि फाइन मेरे बच्चे को 12th के बाद जब एजुकेशन के लिए पैसा चाहिएगा तब मैं कहाँ से लाऊंगा। तो वो शुरू ही करता है 35 से 40 की उम्र में। अब हम आज पीछे वालों को एजुकेट ना करके 35-40 साल वालों को अगर एजुकेट करें कि अभी तक अगर आपको कंपाउंडिंग का फायदा नहीं मिला है, आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो आप आगे कैसे कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हो अपनी रिटायरमेंट के लिए। ठीक है, परफेक्ट है। तो 35 से 40 की उम्र में हमें एक सैलरी अज्यूम करनी पड़ेगी कि कुछ हम सैलरी अज्यूम करते हैं। लेट्स से हम 1 लाख रुपीस पर मंथ अज्यूम कर लेते हैं कि बंदे ने ऑलरेडी 10-12 साल काम किया, तो यहाँ तक तो आदमी को पहुंचना ही चाहिए। हाँ। और नहीं पहुंच पा रहा है तो भाई तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो लाइफ में, एक्टिव स्किल्स पे काम करो, पहले तो वो ठीक कर लो, वो वाला साइड लाइफ का ठीक कर लो। या मैं मान लूँ अगर वो Tier 3 सिटी का है, हाँ। तो आपका जो आप परसेंटेज बताएंगे अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट कर सकता है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मैं आपको बताता हूँ जो मैंने केसेस देखे हैं आज तक जितने भी, जो 35-40 के आसपास, उनके पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उधार। एवरीबडी थोड़ा शायद हार्श हो जाएगा, मोस्ट ऑफ देम, मतलब आई वुड से एटलीस्ट 80% प्लस जो भी मेरे पास केस ऐसे आते हैं, वो पहले डेट से स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उधार चल रहा होता है। अब उधार 2 प्रकार के होते हैं, 2 ही प्रकार के होते हैं, एक गुड डेट होता है, एक बैड डेट होता है। गुड डेट होता है जब आप उधार लेके क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने घर खरीद लिया, शॉप खरीद ली, एटलीस्ट आपने कोई फिजिकल एसेट खरीदा है जिसमें या तो कैश फ्लो के चांसेस है या ग्रोथ के चांसेस है या दोनों के चांसेस है। कि भाई समझिए आपने अपने लिए घर ले लिया, तो आपने अपने लिए घर लिया है तो आपका एक तो रेंट बच गया, कुछ ईएमआई आप दे रहे हैं, और उससे घर की वैल्यू में कुछ कुछ वृद्धि हो रही है साल में, समझो 10 साल में दुगना हो गया घर। तो ये तो चलो फिर भी मैं कहूंगा कि एक लॉजिकल बात है कि आपने कुछ लिया, होम लोन लिया ताकि आप एक घर ले सके और उसने कुछ क्रिएट किया। दूसरा जो लोन है वो है बैड डेट। आपने आईफोन ले लिया, कोई एक्सपीरियंस कर लिया, कहीं छुट्टी मनाने चले गए, उस सब से मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, करिए, कोई चक्कर नहीं। आपने गाड़ी ले ली, आपने बाइक ले ली, आपने जो भी ले ली, पर वो ना शालिनी जी मैं देख रहा हूं कि लोगों का ना प्रपोर्शन ही नहीं बचा। मतलब भाई आपको पता होता है ना पोर्शन साइजिंग की, मैं 1 रोटी खा सकता हूं, 2 रोटी खा सकता हूं, इतना चावल, कटोरी भर चावल खा सकता हूं, तो ये पोर्शन साइजिंग लोग भूल चुके हैं फाइनेंस में। तो फाइनेंस का रूल बड़ा सिंपल होता है, आपकी आमदनी जो आप लेके जा रहे हो उसमें से 15% की ही ईएमआई होनी चाहिए जो ये आपके बैड डेट में जाए, जो खर्चों में जाए। जैसे कि आपने समझो गाड़ी ले ली, आपने बाइक ले ली, आप घूमने चले गए, उसके लिए पर्सनल लोन ले लो, शादी के लिए पर्सनल लोन ले लिया, वो अभी तक चल रहा है, बहुत टाइम हो गया। तो ये जो प्रॉब्लम मैं सबसे पहले फेस देखता हूं लोग फेस कर रहे हैं, और लोगों को ये समझ नहीं आता कि कंपाउंडिंग ना 2 तरीके से काम करती है, एक आपके लिए काम करती है और एक आपके विरुद्ध काम करती है। ठीक है, तो जब आपके वो विरुद्ध काम करने लगती है ना, तब आपको पता नहीं होता, वो आपको साफ कर देती है। अब इसका उदाहरण समझाता हूं मैं आपको। एक बंदे ने घर का लोन लिया, 25 साल का लोन लिया, ठीक है जी। तो पहले तो वो जितना लोन लेगा ना उसका 2.5 गुना रिटर्न करेगा। अगर उसने 1 करोड़ का लोन दिया है तो वो 2.5 करोड़ वापस करेगा। और मजेदार बात यह है कि बैंक हमेशा क्या बोलता है आपको, बैंक बोलता है कि भाई शुरू में आपका इंटरेस्ट ज्यादा होगा और प्रिंसिपल रीपेमेंट कम होगा। हाँ। अब ये शुरू में की डेफिनेशन क्या है, कब तक
मेरा इंटरेस्ट ज्यादा होगा और प्रिंसिपल रिपेमेंट कम होगा। कौन सा वो पॉइंट होगा जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे? 25 साल में आपको क्या लगता है कितने टाइम बाद ये दोनों इक्वल हो जाएंगे? 12-13 साल बाद, 17 साल बाद। ओह, तो 17 ईयर्स तक आप इंटरेस्ट ज्यादा दे रहे हो और रीपेमेंट कम कर रहे हो, और 17वें से 25वें साल में आप जो है रीपेमेंट ज्यादा दे रहे हो और इंटरेस्ट कम कर रहे हो। अब इसका क्या सोल्यूशन है? बोलो प्रॉब्लम तो ले ली हमने, सर पे आ गई है, अब इसको सॉल्व कैसे करें? सॉल्व ऐसे करिए, साल में एक ईएमआई एक्स्ट्रा दे दीजिए। अगर आपकी ईएमआई 40,000 चल रही है, पूरे साल में 40,000 जमा कीजिए। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कहीं ना कहीं छोटी मोटी कटौती करके, बजटिंग करके। ये 40,000 रुपए एक्स्ट्रा एक साल में 13 ईएमआई दीजिए, 12 मत दीजिए। उससे क्या होगा? उससे जो आपका 25 साल का लोन है वो 20 साल का हो जाएगा। आपकी आमदनी भी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो आप क्या करेंगे? आप एक ईएमआई ज्यादा, आप सोचिए आपका 20% टाइम बच जाएगा इमीडिएटली। आपका इंटरेस्ट कॉस्ट 30% कम हो जाएगा। जो आप 1.5 करोड़ दे रहे थे कॉस्ट अपना इंटरेस्ट, उसका सीधा 40-45 लाख रुपए कम हो जाएगा, जस्ट बाय पेइंग 1 ईएमआई एक्स्ट्रा एवरी ईयर। तो क्या ये सोल्यूशन ईजी नहीं है? बिल्कुल ईजी है, किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो ना 35 से 40 वाले लोगों को सबसे पहले अपने उधार को मैनेज करना है, कि उधार को मैनेज करना सीख लो, नहीं तो ये जो विरुद्ध चल गई ना आपके कंपाउंडिंग, ये आपको बख्शेगी नहीं। फिर आपके पास बचे, आप 60 तक चलते रहोगे, बस लोन ही देते रह जाओगे, और लास्ट में बोलोगे यार हुआ क्या मेरे पास? अच्छा एक घर बचा, इसको तो मैं बेच ही नहीं सकता क्योंकि मैं तो इसमें रहता हूं। हाँ। अब यही प्रॉब्लम हमारे क्लाइंट के साथ हुई। एक ही घर है, अब वो एक ही घर है बस, और कुछ बचा ही नहीं जिंदगी में, बाकी सब खत्म। देयर इज नो सेविंग एट ऑल। तो अब बैंक्स एक नया प्रोडक्ट लेके आए जिसको रिवर्स मॉर्गेज कहते हैं, कि आप अपने घर से एसडब्ल्यूपी कर सकते हो, जैसे सिस्टमैटिक विड्रॉल करते हैं, बट उस पर नहीं जाते। तो 35 से 40 वाले को सबसे पहले अपने डेट को ऐसा कैंची लेके कट 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 काटना चाहिए। टारगेट बनाना चाहिए कि मैं 5 साल में, जैसे हम नशा मुक्ति का बनाते हैं ना, कोई बनाता है कि यार नहीं मेरे को ये खत्म करना है, मेरे को ये खत्म करना है, वैसे आपको डेट का टारगेट बनाना पड़ेगा कि भाई अगले 5 साल में, 7 साल में, 3 साल में मैं डेट को उड़ा दूंगा। कैसे उड़ाऊंगा? मैं आमदनी बढ़ाऊंगा, मैं खर्चे कम करूंगा, एक ईएमआई एक्स्ट्रा दूंगा। ये सब स्ट्रैटेजी बनाओ, हो सकता है, पॉसिबल है। हाँ 3 में नहीं होगा, 5 में हो जाएगा, 5 में नहीं होगा, 7 में होगा, होगा तो सही। जहां टेंशन जाएगा वही तो काम होगा। तो सबसे पहले आप अपने उधार को कम करने पे फोकस करो। अगर आपके ऊपर उल जलूल उधार चढ़ गया है तो आपके पास कोई चीज ऐसी है जो काम नहीं आ रही, बेचो, उधार वापस करो। उधार को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, सबसे महंगा उधार लिखो। इनको पता ही नहीं पर्सनल लोन्स 18-18, 20-20% पे चल रहे होते हैं। तो कंपाउंडिंग आपके विरुद्ध है ना। आप एसआईपी में उम्मीद कर रहे हो आपको 12% मिले, 13% मिले, यहां आप 18% बैंक को देने को तैयार हो। अरे क्या मंदबुद्धि काम है ये। तो ये सारी चीजें जो है ना आपको पहले करनी चाहिए जब आप 35 to 40 के आसपास आ गए, क्योंकि अब आपके बच्चे भी होंगे, उनकी एजुकेशन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्कूल्स की फीस आप देख रहे हो क्या हालत हो गई है। मैं भी सर पकड़ के बैठ जाता हूँ कभी कभी। मेरे बेटे की फीस 40,000 रुपए महीना हो गई है। हाँ। तो और वो बढ़नी है, और वो बढ़ रही है, कन्वीनियंटली बढ़ रही है। हाँ, आपकी इनकम बढ़े या ना बढ़े, हाँ, वो तो बढ़नी है। पीछे हाँ। अभी स्कूल आप देखिए, दिल्ली में तो बवाल मचा हुआ है स्कूल्स को लेके। तो वो तो अभी कर रहे हैं कि भाई हम कुछ करते हैं, बिकॉज दे आर इंक्रीजिंग इट 15-16% साल का ऐसे ही बढ़ा देते हैं मस्ती मस्ती में, और बाद के जो खर्चे अलग खर्चे वो अलग है। तो पॉइंट इज कि ऑल दिस इन्फ्लेशन इज रियल बॉस। सिर्फ खाने का इन्फ्लेशन 6-7% है, मेडिकल इन्फ्लेशन इज एट 14%। आपके स्कूल को भी इन्फ्लेशन ही कहूंगा, स्कूल इन्फ्लेशन इज ऑलमोस्ट एट 15%। तो भाई आपकी आमदनी तो 5-7% बढ़ रही है साल की, तो तेजी से बढ़ाओ इसको, और खर्चे थोड़े से रेगुलेट करो। बाकी उल जलूल चीजों में हर चीज आपको खुशी नहीं दे सकती कि मैं बाहर भी घूमना चाहता हूं, मैं रोज बाहर भी खाना चाहता हूं, मैं स्विगी जोमेटो भी करना चाहता हूं, मैं ये भी करना। एवरीथिंग कैन नॉट गिव यू हैप्पीनेस। यू हैव टू डिफाइन व्हाट गिव्स यू हैप्पीनेस एंड यू कैन लेकिन ये जब मैं बढ़ा दूंगी, मेरी 12 की जगह मैं 13 ईएमआई जब देना शुरू कर दूंगी, तो वो जो मेरे इन्वेस्टमेंट का पैसा था वही तो उधर नहीं चला जाएगा। देखिए इससे क्या होगा, दो चीज आपको हर चीज रेगुलेट करनी है। हाँ। आपको ईएमआई भी जल्दी खत्म करनी है, क्योंकि कंपाउंडिंग इज वर्किंग अगेंस्ट यू। कोई फायदा ही नहीं है ना। हाँ, इन्वेस्ट करके कोई फायदा क्या नहीं। फायदा है? हाँ। मतलब जब आप यहां पे ही नहीं कंट्रोल कर पा रहे तो वहां का क्या फायदा मिलेगा आपको? तो आप एक काम कीजिए, आप एक ईएमआई एक्स्ट्रा, मैं इसलिए नहीं कह रहा 3 ईएमआई एक्स्ट्रा दीजिए, 3 ईएमआई एक्स्ट्रा मत दो, आप एक ईएमआई एक्स्ट्रा दो। ठीक है। आप में अगर क्षमता थी 4 ईएमआई एक्स्ट्रा देने की, तो आप एक ही एक्स्ट्रा दो, 3 इन्वेस्ट कर दो, कोई चक्कर नहीं है। अब पहला हो गया डेट। तो मैंने काफी देर डेट पे बात कर ली। डेट प्लीज आप फोकस करिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कैसे आप अपना डेट कम करेंगे, क्या आपका टारगेट है, कितने साल में आप अपना डेट से नशा मुक्ति कर लेंगे जैसे कहते हैं। ठीक है। हाँ। तो पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज हो गई, अब आपको अपने गोल्स बहुत क्लियर बनाने पड़ेंगे भाई। अब तो लाइफ में गोल्स आ गए ना, बच्चे आ गए, बीवी है, खर्चे हैं, परिवार है, पापा मम्मी है, बहुत कुछ है, और अपना पर्सनल रिटायरमेंट है आफ्टर 15-20 ईयर्स। गोल्स बनाइए, बैठिए। खुद नहीं बना सकते, किसी फाइनेंशियल प्लानर के साथ बैठ जाइए। ठीक है, कुछ वीडियोस अच्छी देख लीजिए, अच्छे लोगों की देख लीजिए। गोल्स कैसे बनाते हैं, 3 साल में क्या चाहिए, 5 साल, और उसमें हर चीज का गोल बनाइए। जो चीज आपको खुश करती है, आपको लगता है यार मेरे को गाड़ी चाहिए, गोल बना के करिए ना।
5 साल बाद ले लीजिएगा, 4 साल बाद ले लीजिएगा, पर आराम से पैसा जमा होगा, उस टाइम स्ट्रेस नहीं होगा, टेंशन नहीं होगी। इसी तरीके से 7-8 साल बाद घर चाहिए मुझे, अगर घर नहीं लिया अभी तक। इसी तरह बच्चों की शादी के लिए मुझे 25-25 लाख रुपए का कॉर्पस चाहिए, दोनों बच्चों के, 2 बच्चे हैं आपके, समझिए 4-4 5-5 साल का दोनों में गैप है, तो आप रखिए, गोल्स बना लीजिए। फिर आपका है कि भाई बच्चों की शादी हो गई, सब कुछ हो गया, मैंने सब कुछ कर लिया, आपने लाइबिलिटीज खत्म कर ली, अब आपके खर्चे बेर मिनिमम हो जाएंगे क्योंकि बच्चे अपने लग गए, आपकी लाइबिलिटीज जीरो हो चुकी हैं, सब कुछ क्लियर हो गया। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि ऐसा कॉर्पस मेरे पास क्रिएटेड हो जाए कि जिससे हम सिस्टमैटिक विड्रॉल करके हर महीने अपने घर के खर्चे आराम से निकालें और जिंदगी भर हमारा पैसा खत्म ना हो। ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हमने बहुत लोग के लिए किया है। तो ये आपका प्लानिंग हो जाती है। तो आप 35 से स्टार्ट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 50 से लेकर 55 तक आप ये अपने सारे गोल्स अचीव कर लेंगे। और आपको हैरानी होगी कि ये सारे गोल्स अचीव करने के लिए आपकी एसआईपी हो सकता है, आपके देखिए, अब आप कमा 50,000 रहे हैं और अगर आप बोलते हैं मेरा रिटायरमेंट कॉर्पस 20 करोड़ होना चाहिए, वो तो पॉसिबल नहीं है भाई। हाँ। ठीक है, वो तो फिर आपको एक्टिव इनकम बढ़ानी है। जो भी आपको आउट ऑफ प्रपोर्शन करना है उसके लिए एक्टिव इनकम बढ़ानी है। अपनी स्किल्स बढ़ाओ, अपनी नौकरी ज्यादा अच्छे से करो, तनख्वाह पाओ, फ्रीलांस करो, जो करना है करो, वो उसका है। पर आज की जो आपकी जिंदगी का लेवल है उस स्तर को मेंटेन करते हुए, अपने लाइफ के गोल्स को अचीव करते हुए अगर आपको चलना है तो आप अपनी इनकम का अगर 35 से 40% भी ठीक तरीके से इन्वेस्ट कर दोगे तो आप आराम से ये अचीव कर सकते हो, बहुत आराम से अचीव कर सकते हो। और जब आप 35% अपनी इनकम का इन्वेस्ट करोगे तो आप ऑटोमेटिकली कहीं जगह आपको अपना पंजा जो है वो कसना पड़ेगा कि यार हम जो है हफ्ते भर 3 बार जोमेटो नहीं कर सकते, चलो महीने में 3 बार कर लेते हैं। हाँ। तो आप फिर कुछ रेगुलेशंस लाओगे अपने लाइफ में। देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि द एक्सपेंसेस ऑफ लाइफ, खर्चे जो हैं वो रूल बेस्ड होने चाहिए और जो आपके निवेश हैं वो गोल बेस्ड होने चाहिए। तो खर्चे क्या है, आपको पता होना चाहिए कि मैं कोई चीज कब लूंगा, मैं आईफोन कब लूंगा, जब मैं 2 बार ले सकता हूं तब मैं 1 बार आईफोन लूंगा। या मेरे एक फ्रेंड है वो कहता है मैं तो तब तक 3 बार नहीं ले सकता, मैं 1 बार भी नहीं लूंगा। मैंने वेरी वेरी गुड, अच्छी बात है। हाँ। तुमने अपने स्टैंडर्ड्स बहुत हाई सेट किए। जैसे मारवाड़ीज है, हाँ। मारवाड़ीज हमेशा कहते हैं 100 का होगा तो एक, मतलब 100 होगा तो एक लेंगे। हाँ। तो वो तो 1:100 पे चलते हैं, इसलिए वो इतने अमीर होते हैं। हाँ। क्योंकि वो शुरू में 100 जमा कर रहे होते हैं, तब तक वो एकदम हाइट टाइट पकड़ के चलते हैं। अचानक से जब 100 जमा हो जाता है वो दिखता है यार ये कहां से आ गया। उसने 8 साल 9 साल बहुत मेहनत करी, 100 जमा किया, फिर उसने खर्च कर दिया। तो आपको ये रूल्स बनाने पड़ेंगे। हाँ। अच्छा, हमने गोल्ड के ऊपर चर्चा की, म्यूचुअल फंड के ऊपर तो आप हमेशा ही बताते रहते हैं। मैं अगर प्रॉपर्टी की यहाँ पे बात करूँ और मुझे लगा कि एक घर तो मैंने बना लिया है, अब मैं एक दूसरा घर और ले लूं अपने रिटायरमेंट के लिए ताकि मुझे वहां से रेंटल इनकम आती रहेगी। ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि बीते 3-4 सालों में आपने देखा है दिल्ली एनसीआर में रेंट कितना बढ़ गया है। वो 10% वाले में नहीं बढ़ा है कि रेंट एग्रीमेंट में लिखा हुआ है जी कि आपका अगले साल 10% बढ़ेगा, वैसे नहीं बढ़ा है। लोगों के 20,000 से सीधे 30,000 रेंट हो गए हैं। और जितना इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है, ये मेरा मानना है, आई माइट बी रॉन्ग, वो आप सही करेंगे, कि जितना इन्फ्लेशन बढ़ता है उस हिसाब से रेंटल इनकम भी आपकी बढ़ती जाती है, उस एरिया का जो रेंट होगा वो बढ़ता जाएगा। तो क्या ये रिटायरमेंट के समय एक अच्छा हमें कॉर्पस तो नहीं बट हाँ मंथली इनकम के लिए ये एक अच्छा स्टाइल हो सकता है? शालिनी जी, इधर ना मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको बताता हूँ। आपने पूछा है कि घर लेना है, रिटायरमेंट के बाद एक पैसिव इनकम उसमें से क्रिएट हो जाए। अब मैं आपको अपने एक लाइव केस स्टडी बताता हूँ क्लाइंट का। शी इज़ 52, डजंट हैव हर हस्बैंड, बच्ची सेट हो गई है, पढ़ाई वढ़ाई करके काम करने लग गई है, वॉन्ट्स टू रिटायर इन 3 years। एक घर में वो रहती हैं और ज़िंदगी में एक घर और बना लिया। और वो जो एक घर दूसरा बनाया ना, वो अभी जब उन्होंने खरीदा था शायद 1.25-1.3 करोड़ का था, अभी 2 करोड़ हो गया 7-8 साल में। तो ऐसे तो बहुत कोई अच्छी अप्रिसिएशन हुई नहीं। और उसमें रेंट आता है नेट ऑफ मेंटेनेंस 12 या 14,000 रुपये। ओके, ठीक है। अब आप सोचिए एक लेडी 55 ईयर्स की है, उसको टेनेंसी एग्रीमेंट्स करने जाना है, उसको रेंट कलेक्ट करना है, टेनेंट आर्म ट्विस्ट करते हैं ओल्ड लेडीज़ को देख के या ओल्ड लोगों को देख के, और फिर कुछ घर में ख़राब हो गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लैंडलॉर्ड की होती है, टेनेंट की तो होती नहीं है। सो इफ़ यू लुक एट ऑल दीज थिंग्स शालिनी जी, एक अपार्टमेंट से रेंट लेना एज अ पैसिव इनकम फॉर समबडी हु इज ओल्ड इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। उससे ज़्यादा अच्छा तरीका है कि आप उस पैसे से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करिए, अलग अलग प्रकार के। आपकी उम्र ज़्यादा होगी तो ज़्यादा रिस्क मत लो। 80% पैसा, 70-80% पैसा जो है वो आप सेफ फंड में रखो, 10-20% से रिस्क ले लो, क्योंकि आपका फंड अगर बड़ा है, अच्छा साइज का है। जैसे इनके साथ भी यही हुआ, 2 करोड़ का फंड था, 40 लाख रुपए के साथ रिस्क ले लिया गया। 1 करोड़ 60 लाख रुपए सेफ इंस्ट्रूमेंट्स, एकदम सेफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स, जहां
7 से लेकर 9%। अच्छा, काफी आजकल नए डेट इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं जिसे हम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कहते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स अगर आप देखना चाहें तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आपको 9.5% से 11.5% तक के फिक्स रिटर्न्स देते हैं। तो ये एक अलग कैटेगरी आ गई है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप जाके ये परचेज कर सकते हैं, डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। तो अगर आप वो प्लेटफॉर्म्स को देख लेंगे तो आपका पैसा आपने 1 लाख डालना है, 50,000 डालना है, 10 लाख डालना है, 20 लाख डालना है, 1 करोड़ डालना है, कंपनीज रेटेड है कि भाई ये BBB+ कंपनी है, या AA+ कंपनी है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं जो हमने उनके लिए भी करे। सो अब क्या है, अब उनको बॉन्ड से पैसा आ रहा है, मंथली इंटरेस्ट आ रहा है, और 40 लाख रुपए जो उनका है वो ग्रो करेगा अगले 20 साल में, और वो ग्रो करके करीबन मुझे ऐसा लगता है कि 5-6 करोड़ पहुंच जाएगा, क्योंकि वो हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट में है। अब जब तक वो 5-6 करोड़ पहुंचेगा तब तक इनका ये जो बचा हुआ 1 करोड़ 60 लाख है वो खत्म हो जाएगा, और जब 20 साल बाद वापस वो टाइम आएगा तो 6 करोड़ उनके पास होगा, उससे वापस वो कमा लेंगे। अब इसमें उनको एक बार भी किसी की शक्ल नहीं देखनी, रेंट के लिए चीची पैपा पूपू नहीं करनी। SWP से 28 तारीख की तारीख सेट है, 28 तारीख को उनके घर में पैसा आ जाएगा, अकाउंट में पैसा आ जाएगा, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है। और टैक्सेशन सिर्फ 12.5% है, सिर्फ 12.5% का टैक्स है जो भी गेन है। अगर म्यूचुअल फंड है, बॉन्ड है तो वो 25-30% जो भी आपका इनकम के हिसाब से टैक्स लग जाएगा। दैट्स इट। क्यों हमारे को रेंट पे जाना है? दूसरा घर खरीदना इज अ बिगेस्ट लायबिलिटी। अगर आप यंग है, 40s में, आपको यार मैं इसको Airbnb पे चढ़ा दूंगा, मैं इसको ऐसे कर दूंगा, मैं इसके साथ ऐसे कर दूंगा, मैं फ्लिप कर दूंगा, मतलब आप एक्टिवली सोच रहे हैं उसको लेके, तो आप डेफिनेटली एक अदर एसेट ले सकते हैं। मैं काफी लोगों को जानता हूं जिन्होंने नोएडा में घर रेंट पे लेके उनको Airbnb में कन्वर्ट कर दिया, और रेंट 50,000 दे रहे हैं, कमा 1 लाख रुपए रहे हैं, थोड़ा बहुत खर्चा करके 30,000 रुपए फालतू हर घर से कमा रहे हैं जहां पे घर भी उनका नहीं है। तो अगर आप समझदार है तो आप वे आउट्स ढूंढ लेंगे। पर अगर आप ओल्ड हो गए तो मैं तो हाथ जोड़ देता हूं भाई, अगर आप ओल्ड है और ये सोच रहे हैं कि मैं घर किराया देके पैसिव इनकम कमाऊंगा, इट इज द वर्स्ट मेथड टू मेक पैसिव इनकम। तो प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करने को आप किसे सलाह देते हैं? देखिए, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किसको करना चाहिए? अगर आपको घर खरीदना है तो घर खरीदना अपने रूल्स के हिसाब से, अगर आप EMI अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसा ना हो जाए कि EMI 70% 60% चली गई, 35% 40% तक अगर आपके घर की EMI चल रही है तो आप घर ले लीजिए। ठीक है, काफी लोगों को होता है मेरा इमोशनल कनेक्शन है घर के साथ, तो कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड, किसी व्यक्ति को ये लगता है कि यहां पे मैं घर खरीदूंगा और इसको, अब घर को आप सेल्फ यूज के लिए ले रहे हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं? इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं तो एक चीज याद रखिएगा कि घर के रेंटल यील्ड से तो आपकी पूर्ति नहीं होने वाली। भारत देश में रेंटल यील्ड 2% से लेकर 3% ही है, चाहे कितना भी रेंट बढ़ जाए, कितना भी रेंट बढ़ जाए, 2 से 3% से ऊपर रेंटल यील्ड नहीं है। तो आप 8-9% पे लोन ले रहे हो और 2-3% में निवेश कर रहे हो, यहाँ कहाँ की बुद्धि है? तो फिर आप मानते हो कि मेरा घर बढ़ जाएगा, 5%, 6%, 7% साल का बढ़ जाएगा। आप अपार्टमेंट्स देखेंगे तो वही 10 साल में 2 गुना होते हैं, उससे ज्यादा का मैंने देखा नहीं। सिर्फ अभी ये रन देखा मैंने पिछले 4-5 साल में कि जहां 2-3 गुना हो गए, पर उससे पहले 7 साल उनका प्राइस नहीं बढ़ा था। तो अगर आप 10-12 साल के होराइजन में देखोगे वही 2-3 गुना हुआ है, कोई ज्यादा रिटर्न्स नहीं आए हैं। ये तो अभी पीछे 2-4 साल सबका जैकपॉट लग गया, और अब वो फ्लैट हो जाएगी मार्केट, क्योंकि वापस स्टॉक मार्केट नीचे गिर गई है। तो रियल एस्टेट मार्केट स्टॉक मार्केट को फॉलो करती है। जैसे स्टॉक मार्केट भागती है, लोगों के पास एक्सेस पैसा आता है, वो उठा के रियल एस्टेट में डाल देते हैं। तो अब वो टाइम चला गया फिर से। मैं आपकी या जब किसी भी इन्वेस्टमेंट गुरु की बात सुनती हूँ तो वो सारे म्यूचुअल फंड ही कहते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि आप लोग सारे म्यूचुअल फंड को ही वहीं इन्वेस्ट करो या उसको ही आगे बढ़ाने के ब्रांड एम्बेसडर हो, ऐसा लगता है। फिर उसके बाद आप ही ये खुद बताते हैं कि कैसे ज़्यादातर लोग तो 1.5 साल के ऊपर SIP कर ही नहीं रहे, वो खुद ही वहाँ से निकल जा रहे हैं। तो मतलब आप जितना सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उस पर लोगों का बहुत ज़्यादा ट्रस्ट तो नहीं आ रहा आपके खुद के डेटा के मुताबिक। ये आपने ही कहा कि लोग निकल जा रहे हैं, छोड़ के भाग जा रहे हैं। तो ये बार बार कहना कि म्यूचुअल फंड SIP और फिर वो भी लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? मतलब ये क्यों हो रहा है? शालिनी जी, लोगों को इन्वेस्टमेंट का मतलब ही नहीं पता, लोगों को इन्वेस्टमेंट सिखाई नहीं गई है। पर हमारे यहाँ तो लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए, उनको देखिए, उनके लिए इन्वेस्टमेंट क्या है, उनको ना ऐसी चीज देखनी है कि जो कंसिस्टेंटली बढ़ती रहे। वो सिर्फ FD है, उनको स्पीड से मतलब नहीं है कि क्या स्पीड से बढ़ रही है, उनको बढ़ रही है ना, साल का 6% तो मिल रहा है ना, या 7% तो मिल रहा है, तो दे आर हैप्पी विद दैट। वो ये नहीं देख सकते कि हम 2 साल माइनस में चलें और तीसरे साल ऐसी रिकवरी हो कि फटाक से वो 3 गुना हो जाए। वो उनमें वेटिंग पेशेंस नहीं है। एक व्यक्ति FD में 10 साल पैसा डालकर भूल जाता है, पर स्टॉक में डाल के या फिर म्यूचुअल फंड में डाल के क्यों नहीं भूलता? क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं है कि कंपाउंडिंग वर्क कैसे करती है। अब मैंने कोई जगह इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी 2016 में, पहला यूनिट खरीदा था 52 रुपीज का, ठीक है। 3.5 साल बाद वो यूनिट था 52 रुपीज का, मतलब 0 रिटर्न हो गया।
आज वो बीच में मार्केट जब ऊपर गई, वो यूनिट चला गया था 222 रुपए का, आज वो 180 190 के आसपास थोड़ा गिर गया, जो भटका लगा। और मेरा एवरेज यूनिट बाइंग था 77 रुपीज का, 77 रुपीज की एवरेज बाइंग है जब से कर रहा हूं मैं। तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया शालिनी जी? 120 रुपए। पर ये 120 रुपए पे मेरे पास यूनिट्स बहुत है ना। रिलायंस का शेयर आज 1200 रुपए का है फॉर एग्जाम्पल, तो बोलो 1200 रुपए का तो शेयर है। तो मुकेश अंबानी जी के पास कितने शेयर हैं इसके? 100 करोड़ शेयर, तो हो गए 1200 इंटू 100 करोड़। तो क्या होता है, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, आप यूनिट्स अक्यूमुलेट करते हो और वो यूनिट्स बाद में जाके वैल्यूएबल हो जाते हैं। अब अगर ये 8 साल में मेरे 50 रुपए का यूनिट 200 हो गया और मैं मानता हूं सेम स्पीड से वापस ये अगले 8 साल ग्रो कर गया, तो 200 का यूनिट 800 का हो जाएगा। और मेरा जो 77 का एवरेज प्राइस है वो शायद 125 150 तक ही जाएगा। हाँ. तो मेरे पास 600 रुपए का प्रॉफिट होगा और मेरे यूनिट्स भी ज्यादा बढ़ चुके होंगे। दिस इज कंपाउंडिंग। पीपल डोंट अंडरस्टैंड, और क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं तो वो रुक नहीं पाते हैं, इसलिए 1.5 साल के अंदर दुकान बंद करके चले जाते हैं। 5 साल के ऊपर अगर 100 इन्वेस्टर स्टार्ट करते हैं SIP, 5 साल के ऊपर सिर्फ 11 बचते हैं। तुम कैसे पैसे कमाएंगे? लॉन्ग टर्म का किसी को सेंस ही नहीं है शालिनी जी, दे डोंट अंडरस्टैंड लॉन्ग टर्म। उन्होंने कंपाउंडिंग का फॉर्मूला सीख लिया था, समझा नहीं कि कंपाउंडिंग में जो टाइम है वो रेस टू पावर में, मतलब जितना वो नंबर बढ़ेगा ना उतनी आपको ज्यादा वैल्यू मिलेगी। वो सोचते हैं रिटर्न ज्यादा निकालो, कहां 25% रिटर्न बनेगा, कहां 30%, क्रिप्टो में डाल दो, इस पे डाल दो। अरे यार ये मूर्खता है। रिटर्न्स को चेज करना सबसे बड़ी मूर्खता है। आप टाइम को चेज करो। तो आपके ही नियम के मुताबिक क्या मैं ये मान करके चलूं कि अगर लॉन्ग टर्म में SIP की जा रही है तो वो नो रिस्क इन्वेस्टमेंट है? देखिए, जनरली ये देखा गया कि 7 साल की अवधि में आपकी SIP कभी आपको जीरो रिटर्न नहीं देगी। पर 3 साल की अवधि में मैंने भी देखा हुआ जीरो रिटर्न, जीरो क्या, मैंने नेगेटिव रिटर्न भी देखा हुआ जब कोविड का क्रैश आया था। पर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये गेम ही पेशेंस का। क्यों वॉरेन बफेट एक ही बात बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस टू ट्रांसफर वेल्थ फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। उनकी कोई भी बात सुन लो, अभी उन्होंने AGM करी, फिर से वो मोती उनके मुंह से निकलते हैं, जब वो बोलते हैं मोती निकलते हैं। और इतना बड़ा एस इन्वेस्टर है, उसकी बात सुन के मान लो, वो कह तो रहे हैं कि इम्पेशेंट लोग पैसा देके जाएंगे पेशेंट लोगों को। मैं तो बहुत मजाक करता हूं जब लोग छोड़ के जाते हैं, ये मेरे को ही देके जा रहे हैं। तुम चिंता मत करो, जितने जाएंगे मुझे ज्यादा पैसा बना के देंगे। हाँ, नहीं तभी मैंने सवाल पूछा कि लॉन्ग रन में अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड Yes, SIP वो yes. नो रिस्क। अच्छा, अब मैं आपको एक और इसमें एग्जांपल देता हूं। हाँ. सारे एग्जांपल से चलते हैं नंबर्स के। अब हम क्या बात करते हैं शालिनी जी, बड़ा ना हमारे इंडियंस का भी डेटा प्रेजेंट करने का भी बड़ा अलग है। प्लॉट लिया जी पापा ने, ठीक है जी, 20 साल हो गए, प्लॉट 10 गुना हो गया, 15 गुना हो गया, ठीक है, बहुत खुश हैं। 30 साल हो गए, प्लॉट 25 गुना हो गया, 30 गुना हो गया, वेरी गुड। पर जब आप म्यूचुअल फंड्स की बात करते हो तो बोलते हो साल का 12% बना, 14% बना, 16% ही तो बना है साल का। अब मैं आपको 16% की ताकत या 19% की ताकत बताता हूं। एक फंड है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, 1995 जनवरी में आया था। जब भी कोई फंड आता है आप भी जानते हो 10 रुपए का आता है, जैसे हम NFO कहते हैं, तो उसकी NAV 10 रुपए की होती है। आज 2025 है, 30 साल हो गए। तो अगर आपने प्लॉट खरीदा होता उस टाइम, मतलब एक म्यूचुअल फंड में डाल दिया होता इस वाले में, तो आपको क्या लगता है वो 10 रुपए का फंड आज कितने रुपए का है? No idea. ठीक है, बहुत कम ग्रो किया है वो, 19% से ही ग्रो किया है साल का। 19% तो बहुत कम रिटर्न मानते हैं लोग। उसकी वैल्यू आ जाए 2100 रुपए। और टाइम्स में अगर आप देखेंगे तो इट इज 210 टाइम्स, 210 गुना। तो लोग खुश होते हैं ना कि मैंने प्लॉट में डाला, 30 साल में 30 गुना हो गया, 40 गुना हो गया। यहाँ 30 साल में 210 गुना हुआ है। नहीं, पर ये समझ कैसे विकसित की जाए कि हम उसी स्टॉक में इन्वेस्ट करें? इस पे ज्यादा दिमाग लगा। स्टॉक नहीं था, म्यूचुअल फंड था। म्यूचुअल फंड। आपको स्टॉक्स पे लगाना ही नहीं पैसा। मैं आपको पहले भी हाथ जोड़ के सबको बोलता हूं, डायरेक्ट स्टॉक्स में पैसा मत लगाना। ये हमारा काम नहीं है, हमें आता ही नहीं है। मैंने शुरू किया नहीं, पर आप भी हमेशा वो उदाहरण नहीं देते हैं जो म्यूचुअल फंड सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा नहीं, होता बहुत है ऐसे, बहुत है। आपको जो 10 रुपए वाले 1000 के वो गए, 1500 के हो गए। मैं तो एक अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं 2000 का। हाँ. पर ऐसे बहुत एग्जांपल्स दे सकता हूं जो पिछले 30 साल में 10 रुपए के 1000, 1500, 1500 हो चुके हैं, जो 100 गुना बढ़े ही हैं, 100 टाइम्स बढ़े। और एक सिंपल फ्लेक्सी कैप फंड है HDFC का। तो अब आप देखिए, उसमें एक डेटा आया था कि अगर आपने 10,000 की SIP की होती पिछले 30 साल में, तो आपने 36 लाख रुपए डाले होते, आज वो 22 करोड़ होते। तो क्यों नहीं हम बात समझ पा रहे हैं? और ये होगा, चलो 22 नहीं होगा, 18 हो जाएगा, 18 नहीं होगा, 15 हो जाएगा। आप मुझे बता दो आपके पास और क्या विकल्प है 10,000 को 15 करोड़ करने का हर महीने? मेरे पास तो नहीं है। किसी के पास नहीं किसी के पास नहीं है भाई, मेरे पास नहीं है। मेरे पास एक विकल्प है, मैं ज्यादा कमा सकता हूं। मैं वो 10,000 की जगह कोशिश करके 1 लाख रुपए डाल सकता हूं।
हाँ कि मैं ज्यादा कमा लूं, महीने के 5 लाख कमा लूं, 6 लाख कमा लूं, 7 लाख कमा लूं, ज्यादा मेहनत कर लूं और उसमें से मैं 1 लाख रुपए का निवेश कर दूं महीने का। हम्म, तो जब आप ये करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ग्रोथ होगा पैसे का। ज्यादा समय में 10% रिटर्न भी बहुत बड़ा रिटर्न होता है जी। हम्म, जब आप 30 साल में देखते हैं ना 10% रिटर्न भी बहुत मैजिकल बन जाता है। हम्म, और शॉर्ट टर्म में आपने 20% कमा लिया तो कोई बड़ी बात नहीं करी, आपने कुछ नहीं उखाड़ा। तो इतने लोगों के पोर्टफोलियो और इतने लोगों को सलाह देने के बाद आपको अभी क्या लगता है कि वो एक गलती जो हर आदमी कर रहा है? पहले तो गोल्स नहीं बना रहे, दे आर इन्वेस्टिंग। पीटर लिंच ने एक बहुत प्यारी बात बोली थी, पीपल डोंट नो व्हाट दे आर इन्वेस्टिंग इन एंड व्हाई दे आर इन्वेस्टिंग। वो क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं और किस चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये उनको पता ही नहीं। अगर आप शालिनी जी घर चलाते हैं, आपके हस्बैंड आके बोलेंगे मेरा आज बॉस आ रहे हैं डिनर पे, जहां भी वो काम करते हैं समझो उनके बॉस आ रहे हैं डिनर पे, तो आपको पता है व्हाई विल यू कुक फूड टुडे। तो आपका व्हाट भी सेट हो जाएगा, आज मैं नॉर्मल जगह से सब्जी नहीं खरीदूंगी, आज मैं हो सकता है बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनिक से खरीदूंगा, मेरे हस्बैंड के बॉस आ रहे हैं। तो आपको पता है व्हाई एंड व्हाट, क्लियर हो गया ना। पर यही घर पे है कि सादा खाना बन रहा है, नॉर्मल है जी, सारे परिवार के लिए बन रहा है जैसे रोज बनता है, तो आपका व्हाई और व्हाट डिफरेंट हो जाता है। तो उस हिसाब से आप शॉपिंग करते हैं, उस हिसाब से घर में खाना बनता है, उस हिसाब से खाने में मसाले डलते हैं। तो भाई यही है ना। अगर आपको पता चल जाए कि भाई मैं अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा लगा रहा हूं, तो वो 20 साल है मेरे पास, 25 साल है, अभी पैदा हुई है, तो जी आप हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स में डालोगे। आप रियल एस्टेट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लॉट खरीद लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, गोल्ड खरीद लो, उसके स्टॉक्स खरीद लो या म्यूचुअल फंड खरीद लो। बट अगर आपको पता है जी मुझे तो गाड़ी खरीदनी है 3 साल में, 4 साल में, तो आप स्टॉक्स में और म्यूचुअल फंड्स में डाल ही नहीं सकते पैसा, आपका पैसा बढ़ेगा ही नहीं। हाँ 1 साल बढ़ जाएगा, आपको अच्छा लगेगा, फिर अचानक से कम हो जाएगा। वॉलेटिलिटी के लो आप, वॉलेटिलिटी को झेलने के लिए आपको टाइम चाहिए होता है। और आपको मैं उदाहरण पे उदाहरण दे सकता हूं, रोज का काम है मेरा। हाँ, अभी जैसे 2008 में नैस्डैक गिरा, नैस्डैक को जो इंडेक्स है यूएसए का, जहां 100 टॉप यूएस की कंपनीज हैं, वो गिरा, उसका इंडेक्स का वैल्यू 1000 आ गया, 1000 2008 में। आज कितने साल निकल गए? 17 साल निकल गए। इट इज एट 21,000। आपने कुछ ना किया होता, सिर्फ उसमें 1,000 रुपये डाला होता, तो आज वो 21,000 रुपये होता। 1 लाख डाला होता, वो 21 लाख रुपए होता। 1 करोड़ डाला तो 21 करोड़ होता। तो आप कितना डालते हो और कितना समय के लिए डालते हो, उसी से आपके रिटर्न्स जनरेट होते हैं। तो सिंपल रूल है, ये गेम सिर्फ समय का है और समय लोगों के पास नहीं है, इसलिए 99% लोग स्टॉक मार्केट, SIP, MF करके पैसा नहीं कमा पाएंगे। और ये सैड ट्रूथ है। हम कमा पाएंगे क्योंकि हमें पेशेंस है। मार्केट नीचे गिरती है, हम तो एंजॉय करते हैं, बोले वाह वापस टाइम आ गया सस्ते यूनिट्स खरीदने का। हाँ, क्योंकि जब तक मार्केट अपॉर्चुनिटी नहीं देगी तब तक मेरी तो ग्रोथ ही नहीं होगी ना पैसों की। ठीक बात। तो दिस इज हाउ आई फील एंड दिस इज द बिगेस्ट रीजन आई फील कि लोग दे डोंट नो व्हाट दे आर इन्वेस्टिंग एंड व्हाई दे आर इन्वेस्टिंग। जब वो समझ जाएंगे ना इस बात को, तो अपने आप उनका इन्वेस्टमेंट जर्नी ईजी हो जाएगा। अब मैं देख रहा हूं लोगों में थोड़ा इस चीजों को लेके, जैसे जो लोग एटलीस्ट मुझसे मेरे पास आते हैं, बात करते हैं, तो उनको एक तो पता होता है यार ये बहुत क्लियर है, तो कि यही बात करेगा, एक ही बात करेगा। मैं ना बार बार अपना वर्जन नहीं रिपीट करता। आई एम नॉट लाइक एन ऐप कि भाई ऊबर वर्जन 1, फिर वर्जन 2, फिर वर्जन 3, फिर वर्जन 4। अपन ये नहीं करते। अपना वर्जन सिंगल वर्जन कि लॉन्ग टर्म में रहना है, गोल के हिसाब से चलना है, उसके हिसाब से अपना थाली का मिक्स होना चाहिए। गोल छोटा होगा तो डेट ज्यादा, इक्विटी कम। गोल लंबा होगा तो डेट कम, इक्विटी ज्यादा। सब बस। आप हमेशा उदाहरण की बात करते हैं। पिछले पॉडकास्ट में आपने एक उदाहरण दिया था, जिन लोगों ने नहीं देखा है मैं पहले वो उदाहरण उन्हें बता दूं। आपने बताया था कि आपके यहाँ एक लड़का काम करता था, स्टाफ था आपका, और उसकी सैलरी बहुत कम थी, 20-25,000। 18,000 थी शायद। हाँ, फिर उसने कुछ कोर्स Courses किया, हाँ। और उसकी सैलरी अचानक से उसको कहीं से ऑफर मिला और वो बहुत ज़्यादा 18 महीने में 2.5 लाख रुपए महीने पे आ गया था वो। हाँ, अभी 2-3 लोगों ने कमेंट करके पूछा है कि संजय जी ये बता दो उसने कोर्स क्या किया था। देखिए अभी चलो वो तो बहुत पुरानी बात हो गई, 2020-21 की बात हो गई। हाँ, अब आपको जो कोर्स करना है वो AI पे करना है। आपको जहां जो भी पढ़ाई करनी है आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कर लो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल नॉट रिप्लेस यू, इट विल एम्पावर यू। जब तक आप उसको एक दुश्मन की तरह देखोगे तो वो दुश्मन ही बना रहेगा फिर आपका, कि यार ये तो मेरे सारा काम करता है। अरे अच्छी बात है ना, आपका सारा काम करता है। 80% अगर 90% कोई आदमी आपका करेक्ट काम कर सकता है, तो आप तो फिर 10x प्रोडक्टिव हो गए। जो काम आप करते थे आप करवा लो, आपको तो फ्री का इंटर्न मिल गया। हाँ, और 10 तरह की वेबसाइट्स है आज AI में जो आप यूज कर सकते हो, जिसमें आप अलग अलग चीजें कर सकते हो। स्पेसिफिक वेबसाइट्स है। अब आप देखिए, हम जब कोई भी रिसर्च करते हैं, स्क्रिप्टिंग करते हैं, हम तो AI यूज करते हैं। पहले जहां 10-10 लोगों की टीम होती थी, मैं गणेश से मिला अभी थिंक स्कूल, तो ही वाज टेलिंग मी उसकी 10 लोगों की टीम थी रिसर्च की, जो अब 3 की रह गई है।
पर वो 3 लोगों ने एआई सीख लिया तो वो रह गए, जो 7 लोगों ने नहीं सीखा वो बाय बाय हो गए। पीछे कुछ दिनों में तो मैंने देखा है ग्रॉक इतना शानदार काम ट्विटर हाँ, आपने देखा yes, होगा। बिल्कुल। पहले तो आप कोई खबर डालो वो वेरीफाई होने में 3 दिन लगता था, अब तो सीधे नीचे कमेंट Just आता है right. ग्रॉक क्या ये सही बोल रहे हैं, बिल्कुल। ग्रॉक क्या ये खबर सही है, बिल्कुल सही। कि किसी ने फोटो डाली है ग्रॉक इसके पीछे की खबर बताओ, ग्रॉक बता रहा है सारी खबर। Just imagine. तो आपको तो एम्पावरमेंट मिल गई ना। जो काम मैं आपको बता रहा हूं, जो बिजनेस के स्टडीज बनाने में 10-10 दिन लगते थे, 5-5 दिन 5-5 जनों की टीम लगती थी, आज वो काम करने को 1 दिन लगता है एक बंदे की टीम से। तो काम बढ़ जाएगा ना भाई, ऐसा काम थोड़ी कम होगा, हम तो और काम करेंगे। फिर हम कोशिश करेंगे, पहले हम अगर महीने में 2 वीडियो पब्लिश कर सकते थे, हम 6 वीडियो पब्लिश करेंगे, तो हमारे टारगेट्स बढ़ जाएंगे, काम बढ़ेगा। तो कभी भी इंस्ट्रूमेंट के आने से काम कम नहीं होता। जब मैनुअल असेंबली होती थी गाड़ी की, उसके बाद फैक्ट्री आई तो लेबर कम होनी चाहिए थी, लेबर ज्यादा क्यों हो गई? क्योंकि गाड़ियां बढ़ गई, गाड़ियों का उत्पाद बढ़ गया। उसके बाद जब कंप्यूटर आया तो बहुत लोग रिप्लेस होने चाहिए थे, नहीं जी, एक अलग तरह के काम निकल आए, सॉफ्टवेयर कंपनीज खड़ी हो गई, इन्फोसिस, टीसीएस जैसी। हाँ। क्यों गई? क्योंकि कंप्यूटर को चलाने के लिए लोग चाहिए थे। इसी तरह एआई को भी यूज करने के लिए लोग चाहिए होंगे, काम बढ़ जाएगा, स्केल बढ़ जाएंगे, स्टार्टअप्स बढ़ जाएंगे, कंपनीज बढ़ जाएंगी, कंपनीज अपने रेवेन्यू स्केल करेंगी। अगर आपने अपने आप को अडॉप्ट नहीं किया तो बॉस अगले 1 साल में आपके पैरों तले से जमीन चली जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज एआई, इफ यू डोंट नो हाउ टू यूज इट, इस टूल को यूज करना नहीं सीखा आपने, तो आई एम टेलिंग यू 1 साल के अंदर आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका जॉब साफ हो जाएगा। और खासकर लोअर लेवल्स पे होगा, 25,000 30,000 की सैलरी। तो आज ही भाई कोई ना कोई कोर्स पकड़ो, जो भी समझ आया। मैं किसी को रेकमेंड नहीं कर रहा यहाँ पे, आप कोर्स पकड़ो। कोर्स नहीं, अभी पैसे नहीं है कोर्स करेंगे, एआई पे हजारों वीडियोस यूट्यूब पे बन चुकी हैं, उनको देखो, सेल्फ लर्न करो, पर कुछ करो और उस भूत के सामने बैठ जाओ और उसके साथ बातें करना चालू करो, अपने आप सीख जाओगे। मैंने तो अपने आप सीखा, मैंने कोई कोर्स नहीं किया। इट इज सेम लाइक कि मुझे याद है 90s में जब कंप्यूटर आया था तो चारों तरफ ये अफवाह फैलाई गई थी कि कंप्यूटर आया अब तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी, हर तरफ छटनी हो जाएगी। लेकिन तब किसी ने ये नहीं सोचा था कि अब उसी कंप्यूटर से जुड़े हुए एक नहीं 10 जॉब, सॉफ्टवेयर के अलग, आईटी के अलग 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 जॉब्स आ जाएंगे और अब आप उसी में लग जाएंगे। तो सेम विद एआई कि अब आपको एआई का कोर्स करके आगे बढ़ना है। अब आप सोचिए, बैंकों ने बहुत रेजिस्ट किया था ये जब कंप्यूटर आया था। आज बैंक ऑपरेट कर सकते हैं बिना सॉफ्टवेयर के, वो स्केल ही नहीं कर पाते, इधर पहुंच ही नहीं पाते। तो हर चीज हमारे ह्यूमन काइंड को स्केल करने में बेनिफिट करेगी, पर जब आती है तो पुराने स्किल्स खत्म हो जाते हैं, नए स्किल्स उत्पन्न होते हैं, वो आपको सीखने पड़ेंगे। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हमारे को बोला गया था बेटा पढ़ाई करने के बाद तुम्हें पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर वो सबसे बड़ा स्कैम किया गया हमारे साथ। हमें ये नहीं बताया गया कि भाई जैसे जॉब में जाओगे या लाइफ में जाओगे तो आपको हर बार अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। और जितने ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं, 2 तरह के लोग होते हैं, ग्रोथ माइंडसेट के होते हैं और एक स्टैग्नेंट माइंडसेट के होते हैं। जितने ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं वो फोकस करते हैं। आज भी ये कहा जाता है, मुकेश अंबानी जी दिन का 1-1.5 घंटे की पढ़ाई करते हैं। आज भी कहा जाता है वॉरेन बफेट हफ्ते में या महीने में 2 या 3 किताबें पढ़ते हैं, बिल गेट्स 2 या 3 किताबें पढ़ते हैं। तो जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं वो अपने आप को अपस्किल करते रहते हैं, क्योंकि विश्व नहीं रुकेगा आपके लिए भाई। फिर आप रोल में ऐसे हो गया जी, ऐसे हो गया, वो सोशलिस्टिक थॉट प्रोसेस आप नहीं रख सकते। वर्ल्ड इज चेंजिंग, यू बेटर चेंज विद इट और यू डाई। अब मुझे आप एक उदाहरण देते हुए ये समझाइए कि अगर मुझे अमीर बनना है, एआई के कोर्स करना है और इन्वेस्टमेंट कैसे करना है वो तो आपने बताया, लेकिन अगर मुझे पैसे वाला बनना है तो मुझे वो कौन सी 3 बीमारी है जो छोड़नी होगी? देखिए, सबसे पहले तो ना आपको माइंड में सोचना पड़ेगा कि माइंड को रिवायर करना पड़ेगा कि आप अमीर बन सकते हैं। हमारे जो मिडिल क्लास थॉट प्रोसेसेस हैं, खासकर जो इंडिया रहा, देखिए आप, मैं ब्लेम नहीं करता, जैसे हमारे पेरेंट्स के टाइम पे वो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन से आए, वो बॉर्डर से क्रॉस करके आए, उन्होंने बहुत अभाव देखा। उन्होंने, जैसे आप बता रहे थे, अभी हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे कि भाई उनके लिए तो किसी ने उनको पानी दे दिया वो बहुत बड़ी बात थी, किसी सरकार ने उनके लिए सड़क बना दी बहुत बात थी, उनके घर में बिजली पहुंचा दी बहुत बड़ी बात थी। पर ये आज की जनरेशन के लिए गिवन है कि तो था ना, ये कोई थोड़ी हमारे पे उपकार किया गया है इस बात का। तो यही बात जो है हमारे को समझनी पड़ेगी कि उनके टाइम पे जो माइंड फ्रेम्स होते थे, माइंडसेट्स होते थे, वो उनके जनरेशन की प्रॉब्लम स्टेटमेंट से उत्पन्न हुए थे। वो सोच नहीं पाते थे, वो अग्रेसिव नहीं हो पाते थे, वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ ज्यादा देखते थे, वो ये सब चीजें, वो सिक्योरिटी पे फोकस करते थे। आज आपको प्योर सिक्योरिटी पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ग्रो करना है तो पहला ये माइंडसेट आपको क्लियर करना पड़ेगा कि मेरे को ग्रोथ माइंडसेट चाहिए, मेरे को अडेप्टेबिलिटी चाहिए, चीजों को क्वेश्चन नहीं करना, चीजों को इंक्वायर करना है। क्वेश्चन करना होता है कि ये क्यों आ गया, एआई क्यों आ गया, ऐसा कैसे हो गया, मेरे साथ ही क्यों हुआ। दूसरा होता है कि आप इंक्वायर करो कि एआई सीखूं कैसे, क्या करूं, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करूं एआई से, ताकि मैं अमीर बन सकूं। और अमीर आप तब बन सकते हैं जितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना ही ज्यादा आप अमीर बन सकते हैं।
अगर आप छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो आप कम पैसा कमाएंगे, अगर आप बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो आप ज़्यादा पैसा कमाएंगे। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं, जैसे कोई एक ब्रांड है बहुत बड़ा जो सिल्क साड़ीज बनाता है, बहुत फेमस ब्रांड है, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, बट बहुत ही ज्यादा फेमस है। हम लोग गेस कर लेंगे। हाँ, आप लोग गेस कर लो, आप तो कर चुके होगे आई एम श्योर अभी तक। बट उनका टर्नओवर अगर आप देखो, वो मेरे हिसाब से होगी 70-80 साल पुरानी कंपनी होगी। उनका टर्नओवर शायद 250-300 करोड़ है। क्यों? क्योंकि उनके एक एक साड़ी 8-8 हज़ार, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार की आती। तो दे आर नॉट सॉल्विंग अ वेरी बिग प्रॉब्लम, दे आर सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ वेरी लिटिल सेट ऑफ पीपल, रिच लेडीज हु वांट टू वेयर सिल्क साड़ीज। आप सोच रहे हो कितना छोटा यूनिवर्स है वो। हाँ। पर एक है डीमार्ट, डीमार्ट का टर्नओवर है 55,000 करोड़ और उनका मार्जिन छोटा है, 5% है, क्योंकि वो आम आदमी की प्रॉब्लम सॉल्व करता है और रोजमर्रा की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। आम आदमी को चीनी सस्ती चाहिए और हर महीने चाहिए, उसको नमक सस्ता चाहिए, हर महीने चाहिए, सब्जी चाहिए सस्ती चाहिए, हर महीने चाहिए, दाल चाहिए, चावल चाहिए, सब कुछ चाहिए, वो सब कुछ देता है, सस्ता देता है। तो वो बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और वो एवरीडे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तो क्या हुआ जी, उसकी कंपनी 3 लाख करोड़ की होगी और रेवेन्यू 55,000 करोड़ का हो गया। तो जितना आप बड़ा स्केल का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना ही आप जो है ज्यादा पैसा कमाओगे। एक और एग्जांपल देता हूं, ज़ारा, H&M इंडिया में साल का मुश्किल से 1,500-2 हज़ार का बिजनेस करते हैं। जूडियो साल का 6-7 हज़ार करोड़ का बिजनेस कर लेता है, क्योंकि जूडियो 999 से नीचे बेचता है सब कुछ। क्यों? क्योंकि वो रोजमर्रा के ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। इंडिया में 999 से नीचे खरीदने वाले ज्यादा लोग हैं, 2-3 हज़ार की जैकेट्स शर्ट्स खरीदने वाले कम लोग हैं। तो ज़ारा अमीरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है जो कम नंबर में, और जो जूडियो है वो थोड़े कम वैल्यू के प्रोडक्ट्स बेच रहा है, थोड़ी हमारे मिडिल लेयर को सॉल्व कर रहा है जो एक बहुत बड़ी लेयर है। तो उसका प्रॉफिट और रेवेन्यू इन सबसे ज़्यादा है। सो बात, आपको जितना अमीर बनना है उतना ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, तो उससे आप ज़्यादा अमीर बनते हैं। या आपने किसी दूसरे के पॉडकास्ट में बता रखा है कि बॉबी ब्राउन की जो लिपस्टिक है वो होती इतनी कि अब भाई मैं जितनी बार बॉबी ब्राउन की लिपस्टिक या मैक की लिपस्टिक मेरे हाथ में आती है, मैं जैसे ही वो अप्लाई करने के पहले तो मैं 10 बार मैं सोचती हूँ ओके ये इतने की है, ये कितना 3 ग्राम है। आपने पूछा कितने कितने ग्राम वो होती है, कहती है 1 ग्राम है। वो ऐसे स्क्रॉल करते करते मेरी फीड में आई, मैंने कहा ओ शिट। अब वो जितनी बार मैं लिपस्टिक खोलती हूँ तो मुझे यही याद आता है कि अच्छा संजय जी ने बताया कि ये तो 200 रुपए की होती है, 4,000 में बेचते हैं। तो अब आप देख लीजिए, मैं इसमें क्या ही बताऊं। हाँ। कि ये एक बार ना मेरे फादर से चर्चा हो रही थी, तो दे वर इनटू सोप बिजनेस, सो ही टोल्ड मी दिस फैक्ट। उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे तेरे को पता है ये लिपस्टिक, और तब मैं बॉबी ब्राउन की लेके ही आया था लिपस्टिक, क्योंकि इसलिए वो बार बार बॉबी ब्राउन मेरे नाम रह जाता है माइंड में। हाँ। तो 2,500 के आसपास की लिपस्टिक थी, अब तो पता नहीं कितने हाँ, की होगी, नहीं अब कॉस्टली हो गई है, और ज्यादा कॉस्टली हो गई। 4,000 5,000। तो अब आप 4,000 के, और 3-3.5 ग्राम 3.3 ग्राम्स होती है जनरली। आई डोंट, अगेन हो सकता है 4 ग्राम हो गई होगी, बढ़ा भी दी होगी उन्होंने क्वांटिटी। बट आप देखिए 1 किलो में ऐसे 300 लिपस्टिक्स निकाल लेते हैं वो, और एक लिपस्टिक वो बेच रहे हैं 4,000 में। तो 4,000 इंटू 300 तो 12 लाख रुपए होता है। तो 1 किलो 12 लाख का क्या होता है, मतलब 12 लाख का 1 किलो क्या होता है? हाँ, नहीं कमेंट में लेकिन लोगों ने लिख रखा है कि एडवर्टीजमेंट का, एम्प्लॉइज का, एसी का, स्टोर का, ये सब का खर्चा कौन देगा? बहुत अच्छी बात। इसीलिए मैंने कहा था कि क्योंकि इनका मार्जिन इतना बड़ा होता है, इसीलिए ये टॉप ऑफ द लाइन स्टोर्स बना सकते हैं। इनके स्टोर्स बहुत सुंदर होते हैं। इनके जो क्या कहते हैं, जितने भी ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं, टॉप सेलिब्रिटीज होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास मार्जिन है। मैं ये किस संदर्भ में कह रहा था, और वो रील सिर्फ उतनी सी कट के पहुंच गई, और ये रील्स के साथ होता है जनरली, संदर्भ नहीं मिलता लेफ्ट राइट। अभी ये H&M और जूडियो का भी कटने वाला है। संदर्भ ये था इस रील के लिए कि जब आप बिजनेस करते हैं तो जितना आपका ग्रॉस मार्जिन होता है उतना आप ज्यादा खर्च कर पाते हैं। अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं जहां ग्रॉस मार्जिन बहुत कम है, अभी डीमार्ट है, डीमार्ट का ग्रॉस मार्जिन 17% है, क्योंकि वो दूसरे का माल लेता है और बेचता है, खुद का तो माल बहुत कम बनाता है। तो उसको 17% में घर चलाना है, उसको सैलरीज भी देनी है, उसको मार्केटिंग भी करनी है, उसको सब कुछ करना है। पर यही 17% जो है, अगर ये नंबर 95% हो तो वो कितना बड़ा काम कर सकता है। तो ये जितने लुई विटॉन हैं, जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, ये सारे जो हैं हाई ग्रॉस मार्जिन प्रोडक्ट्स पे, जिनका लागत कुछ भी नहीं है। अब आप परफ्यूम्स देख लो, पानी है, पर 75 ml परफ्यूम 8,000 रुपए का आता है, 9,000 रुपए का आता है, कुछ 20-20 हज़ार रुपए का आता है। अब यार 75 ml मतलब आप उस बॉटल में से कितने लीटर में कितना निकाल सकते हो? करीबन 14 बॉटल निकाल सकते हो।
तो 14 इंटू 10,000, 1,40,000 रुपए का 1 लीटर क्या बेच रहे हो भाई? तो पैकेजिंग बेच रहे हो, ब्रांड बेच रहे हो, उसी चीज का पैसा है। एक बार लुई विटॉन के मालिक ने ये बर्नार्ड आर्नोल्ड, क्या नाम है उनका, उन्होंने कहा था कि इफ यू वांट टू मेक लग्जरी मार्जिन्स यू हैव टू हैव लग्जरी प्रोडक्ट्स। तो बहुत सिंपल बात की भाई, लग्जरी मार्जिन तो लग्जरी प्रोडक्ट में मिलेगा ना। एक छोटे से, अभी देखो घड़ी 500 रुपए की भी बिकती है, हाँ। घड़ी जेकब एंड को की 35 लाख की भी बिकती है, 40 लाख की भी बिकती है, पातेक फिलिप की 8-8 करोड़ की भी बिकती है। तो मार्जिन तो वहीं आएगा ना जहां बहुत बड़ा गैप होगा, मतलब बहुत लग्जरी होगी, क्योंकि फिर लोग खरीद सकते हैं। तो ये मेरा संदर्भ था कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो ये भी एक चीज देख सकते हैं कि हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स पे फोकस कर सकते हैं, आप अच्छा काम कर पाएंगे। तो उसको ऐसे इन्होंने थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में दे दिया। और वही जो हाई मार्जिन वाले और बड़े ब्रांड्स हैं उन्हीं का प्रोडक्ट मत खरीदो, ये हमेशा आप सलाह देते हैं। देखिए मैं कहता हूं कि आपको ना जहाज खरीदना, आप जहाज खरीदो, हाँ, औकात के हिसाब से खरीदो बस। हाँ। आप खरीदो ना, मैं कौन होता रोकने वाला? मैं चाहूँ कि आप भारत के हर व्यक्ति के पास जहाज हो, पर ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि उधार लेके, स्ट्रेस होके, परेशानी में रह के आप ऐसे खर्चे कर रहे हो जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी मैं एक लड़के से मिला, वो जा रहा था, वो कौन सा कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट, अच्छा, वो 2-2.5 लाख की टिकट लेके। मैं तेरे को पता कोल्ड प्ले के ग्रुप में कितने लोग हैं? बोलते नहीं। मतलब उनका नाम पता है? बोलते नहीं। मतलब कोई एक गाना गा दे उनका? बोलते नहीं। मतलब क्यों जा रहा है भाई फिर तू? तो बोलते नहीं, वो तो सारे दोस्त जा रहे हैं तो मेरे को भी जाना है। ये कोई रीजन नहीं हुआ ना। यू कांट हैव हैप्पीनेस विच इज डिफाइंड बाय अदर्स। एक लड़का दूसरी तरफ वो कहता जी है मैं तो जिंदा ही उनके लिए हूँ, मेरे को सारे उनके गाने पता है, मैं तो जिंदा ही, मतलब मेरे को चाहिए सुनना है, मैं उसकी वजह से आई वुड नॉट गो आउट फॉर नेक्स्ट 3 months, मैं अपने स्विगी जोमेटो के बिल्स कम कर दूंगा, मैं आईफोन डिले कर दूंगा, बट मेरे को इस पे जाना है। तो ठीक है जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। बोरोड हैप्पीनेस मत लो, उधार की हैप्पीनेस है ना वो मत लो। बस मैं इतना सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने हैप्पीनेस के गोल्स लिख दो कि मैं इस चीज से खुश होता हूं, और उस पर खर्च करो ना, बिल्कुल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा संजय जी, अगर मैं ये समझना चाहूँ कि आज के टाइम में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे मार्केट में आ गए जितने पहले नहीं थे, तो इतने सारे इंस्ट्रूमेंट में सबसे ज़्यादा आपको लगता है ओवर हाइप्ड कौन सा है, और जो आगे फ्यूचर में आपको लगता है कि बस्ट होगा? बस्ट होगा। हाँ, ये तो ओवर हाइप्ड है तो ऑब्वियसली। देखिए ओवर हाइप्ड में 2 पार्ट्स हम इसमें लेते हैं। जैसे क्रिप्टो है, क्रिप्टो डेफिनेटली एक इंस्ट्रूमेंट बन चुका है, अब एक लेजिटिमेसी उसको आ गई बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने आते कह दिया मैं क्रिप्टो को अडॉप्ट कर रहा हूँ। आप देखें बड़े बड़े बैंक्स, जेपी मॉर्गन चेज भी क्रिप्टो खरीद रहा है, सरकारें क्रिप्टो खरीदने लग गई हैं। तो दैट मीन्स वहाँ पे अब अटेंशन जा रहा है। पर वहाँ पे ना जो ओवर हाइप्ड मैटर है वो है मीम कॉइन्स, जो ओवरनाइट कॉइन्स आते हैं, अचानक से 20,000%, 40,000% रिटर्न देते हैं और फिर क्रैश कर जाते हैं। इसको कहते हैं क्लासिक पंप एंड डंप स्कीम। पंप एंड डंप का मतलब होता है पहले कोई चीज़ को चढ़ाना और उसके बाद उस चीज़ को गिरा देना। तो जब वो चढ़ती है, जैसे हर्षद मेहता के टाइम पे एसीसी का शेयर 9,000 रुपये पहुंच गया, तो ये पंप हुआ, 300 रुपये से 9,000 पहुंच गया। फिर 9,000 से जब नीचे हुआ तो डंप हुआ, यानी कि जिनके पास था वो बेचने लग गए और नए नए लोग खरीद रहे थे तो उन्होंने अपना प्रॉफिट बना लिया, ये लोग मारे गए। तो मुझे लगता है मीम कॉइन्स, मैं क्रिप्टो की बात नहीं कर रहा हूं, क्रिप्टो एक लेजिटिमेट एसेट क्लास है। मीम कॉइन्स जो है वो मुझे सबसे बड़ा स्कैम लगते हैं इस टाइम का, कि कोई भी आया, किसी ने अपना कॉइन ओपन किया और हो गया जी काम, मैटर खत्म। तो ये नहीं होना चाहिए। फाइन। एक मैंने रैपिड फायर आपके लिए तैयार किया हुआ है, और हालांकि इसका आपको जवाब एक शब्द में नहीं, आप 1-2 लाइन में भी दे सकते हो आराम से। वो शुरू हम करते हैं। स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड्स। वाई? मेरे को मॉनिटर नहीं करना पड़ता बहुत ज़्यादा, मेरा काम कोई और कर रहा है। कोई एक फाइनेंस की बुक जो आपको लगता है सबको पढ़नी चाहिए? द साइकोलॉजी ऑफ मनी, क्योंकि उसमें जो आपने अभी प्रॉब्लम सबसे बड़ी दर्शाई कि लोग वेट नहीं कर पाते, तो उसको पढ़ने के बाद काफ़ी चांसेस है कि उनको समझ आ जाएगा कि पेशेंस रखना क्यों ज़रूरी है। तो वो लोग जो एग्जिट कर रहे हैं वो हाँ, बने रहेंगे मार्केट के अंदर। फाइन। जो काम संजय कटूरिया नहीं कर पा रहे हैं शायद ये किताब कर पाए। ओके, कोई वर्स्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइस जो आज तक आपने सुनी हो? वर्स्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइस जो मैंने सुनी हो, मेरे को जो भी कोई बोलता है ना कि सब कुछ एक ही एसेट क्लास में डाल दो, मुझे लगता है वो सबसे खराब एडवाइस होती है। कि आप सिर्फ सारा पैसा स्मॉल कैप में डाल दो, सिर्फ सारा पैसा लार्ज कैप में डाल दो, सिर्फ सारा पैसा क्रिप्टो में डाल दो। ऐसी एडवाइस से मैं बचता हूँ। जो मुझे बाइफरकेट, मतलब एक थाली नहीं सजा के देता ना, बोलेगा या तो सिर्फ चावल खाओ या सिर्फ दाल खाओ या सिर्फ गुलाब जामुन खाओ, वो नहीं चलता अपने। फिल इन द ब्लैंक है। मनी इज टूल टू बाय हैप्पीनेस। ओके,
फाइन। ये पैसा खुशियाँ नहीं खरीद सकता वाली लाइन झूठी है। बिल्कुल झूठी है। है? 95% चीज़ें तो पैसा ही खरीद सकता है ना। तो अगर 95% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो 5 हो ही जाएगी। वो कहते हैं ना कि इफ आई हैड टू क्राई बेटर क्राई इन अ लैम्बोर्गिनी। एक फाइनेंशियल हैबिट जो किसी को भी आज ही शुरू कर देनी चाहिए। छोटा करो पर इन्वेस्ट जरूर करो। 100 रुपये करो पर इन्वेस्ट जरूर करो। ठीक है। एक फाइनेंशियल स्कैम जो आप आज के टाइम में देख रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैसेजेस टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे फ़ोन आते हैं कि हम आपके पैसे 5,000 दीजिए 50,000 दीजिए, हम आपको दिन का 5,000 देंगे। प्लीज़ इन सब से बचिए। आपने ये स्कैम होते देखा है? बहुत लोगों के साथ लोग लगा रहे हैं पैसे? बिल्कुल लगा रहे हैं। लोगों के 2-2 करोड़ रुपए 1-1 करोड़ रुपए खो रहे हैं। मेरे नाम पे लोग स्कैम कर रहे हैं। मैंने अभी एनडीटीवी के साथ एक पूरा हमारा एक एपिसोड हुआ था इस पे स्कैम्स के ऊपर, तो हमने कवर किया था। मेरे नाम पे एटलीस्ट 100 इंस्टाग्राम पे 100 टेलीग्राम पे चैनल्स चल रहे होंगे जिनमें मुझसे ज़्यादा सब्सक्राइबर है। टेलीग्राम में मेरे पर्सनली 5,000 सब्सक्राइबर हैं, हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते। तो कुछ ऐसे चैनल जिनके 25-25 30,000 सब्सक्राइबर्स हैं और वहाँ पे एडवाइस दी जा रही है। स्कैम किया जा रहा है। हम रिपोर्ट भी करते हैं पर कुछ होता नहीं है। माय गॉड। ओके। मनी वर्सेस टाइम। आप टाइम एनी डे। टाइम मनी आपको एंड ऑफ द डे तो टाइम से मनी तो इनफाइनाइट है, कितना भी क्रिएट हो सकता है। 75% ऑफ द बिलियनियर्स आर फर्स्ट जेन बिलियनियर्स, यानी उनके पास जीरो था या माइनस में थे और वो बिलियनियर बन गए। तो समय नहीं क्रिएट हो सकता ना। जो 50 साल का हो गया 50 साल का हो गया, वो 40 का नहीं हो सकता। पैसिव इनकम की आपकी डेफिनेशन क्या है? पैसिव इनकम की मेरी डेफिनेशन है कि वो इतनी हो कि आपके खर्चे निकाल लें। तो जिस टाइम पे आप वो स्टेज पे पहुंच जाते हैं फिर आप टाइम रिच हो जाते हैं। ऑल राइट। तो मतलब पैसिव इनकम, अगर मैं अर्ली रिटायरमेंट की बात कर रही हूँ तो उसका अलग गणित रहने वाला है, और अगर मैं रिटायरमेंट के बाद की कर रही हूँ तो उसका अलग रहेगा। नहीं, पैसिव इनकम देखिए, लोग रिटायर का मतलब क्या होता है? रिटायर का मतलब होता है मैं अपनी मर्जी का कुछ कर सकूं। रिटायर का मतलब ये नहीं होता कि मैं 60 साल का हो गया तो मैं रिटायर हो गया। बहुत सारी कॉन्नोटेशन मेरे हिसाब से गलत है लाइफ में। ठीक है, रिटायर मतलब रिट्राई होता है कि वापस कुछ करते हैं, अच्छा करते हैं, वो करते हैं जो मुझे करना था। अगर मैं नौकरी कर रहा था तो शायद मैं वो नई चीज़ें कर पा रहा था जो मुझे करनी थी। आप जब सर्विस कर रही थी तो आप चीज़ें नहीं कर पा रही थी, आप अब कर पा रही हैं। तो पैसिव इनकम आपको वो ताकत देता है कि आप रीट्राई कर सकें। तो वो 40 की उम्र में हो सकता है, वो किसी के लिए 50 की उम्र में हो सकता है, किसी के लिए 60 की उम्र में हो सकता है। पर आप ये बोल दें कि मैं रिटायर हो गया उसके बाद मैं सिर्फ पड़ा रहूंगा 24 घंटे कुछ नहीं करूंगा, ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। तो मतलब फिर तो आपने नर्क नीचे ही देख लिया। इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एट ऑल तो नर्क ही हो गया ना, फिर तो आप कुछ कंट्रीब्यूट थोड़ी कर रहे हो। तो हाँ, ये होना चाहिए कि आपकी पैसिव इनकम शुड टेक केयर ऑफ योर एक्सपेंसेस सो दैट आपके पास टाइम बच जाए और उस टाइम में कुछ प्रोडक्टिव आप कर सके। अगर आपको अपने लिए कुछ नहीं करना, आपको लगता है मैंने अपने लिए बहुत अच्छा कर लिया, तो समाज के लिए कर लो, गिव बैक टू द सोसाइटी, टीच कर लो, सिखा दो, कुछ और कंट्रीब्यूशन कर लो, कोई एनजीओ ज्वाइन कर लो, कुछ भी कर लो, मतलब बट डू समथिंग, डोंट सिट आइडल। आपने अर्ली रिटायरमेंट ले ली है? बिल्कुल ले ली। फाइनेंशियल फ्रीडम, हम कहते हैं पर्पसफुली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। हाँ। कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ चुकी है। काम मतलब पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं है, पैसे मैनेज हो जाएंगे पैसिव इनकम से। बट काम हम करते हैं क्योंकि हमें पर्पस एक सर्व करना है, लोगों को हेल्प करनी है फाइनेंशियली, वो भी इंडिपेंडेंट हो जाए, फाइनेंस को समझ पाए, पैसों को समझ पाए, नॉलेज ले पाए और अपनी लाइफ को ठीक करें। दैट इज माई पर्पस। और आपने किस एज में ये फाइनेंशियल फ्रीडम 39 हासिल की? 39। फाइन। और 39 तक कोई भी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकता है? आराम से। आज के ज़माने में तो और जल्दी पा सकता है। पहले तो क्या रूल बुक होती थी ना कि आपको एमबीए करनी ही करनी है, इंजीनियरिंग करनी ही करनी है। आज तो मैं देखता हूँ 16-17 साल के लड़के आए। देयर इज अ वेरी गुड क्रिएटर, फॉरगेट हिज, ईशान शर्मा। ही इज हार्डली 21, 22। उसने 6 साल 5 साल से वीडियो क्रिएट करनी चालू की थी जब वो 15-16 का होगा। एंड टुडे ही इज फ्लाइंग फर्स्ट क्लास, ही इज मीटिंग ऑल द टॉप सीईओज इन द वर्ल्ड। वो गूगल जाता है, माइक्रोसॉफ्ट जाता है, एप्पल जाता है, और ही मस्ट बी मेकिंग, उसने बताया था कहीं पे कि 35 लाख रुपए महीना बनाता है, जो बड़े बड़े लोग नहीं बना पाते हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे उसने किया ये सब अचीव। कैसे किया? क्योंकि वो अर्ली स्टार्ट कर गया। तो ऑब्वियसली उसकी जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होगी वो बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाएगी। उसको 39 तक नहीं वेट करना पड़ेगा, हो सकता है वो 27-28 तक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये जो थॉट प्रोसेस है वो ये है कि आप कितना जल्दी चालू करते हैं काम करना, कितना ज़्यादा काम करते हैं। तो टाइम काम में भी कंपाउंडिंग होती है ना। अगर आप ज़्यादा किसी के मुकाबले ज़्यादा काम करेंगे तो कुछ तो आपको बेनिफिट देगा। अब वो 5 साल 6 साल में इतना बड़ा हो जाता है गैप कि फिर आप जल्दी रिटायर हो जाते हैं। सो एवरीथिंग इज अबाउट कंपाउंडिंग, एवरीथिंग इज कंपाउंडिंग।
बहुत सी चीज़ें जो आज के पॉडकास्ट से मैंने सीखी हैं। सबसे पहला तो गोल्ड, हमें 5 to 10% ही इन्वेस्टमेंट करना है गोल्ड में, जहाँ से हमने शुरू किया था। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट तो मुझे लगता है बिल्कुल नहीं करना है जो आज संजय जी की बात में मैं समझ पाई हूँ कि प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा निवेश करने की आपको ज़रूरत है नहीं। एसआईपी करती रहनी है, मार्केट जब डाउन होता बहुत ज़्यादा करना है, कभी भी एसआईपी रोकना नहीं है। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो जाए, हमको वो वाले 2 से 3% वालों में रहना है जो हमेशा एसआईपी करते रहते हैं जब तक आपका गोल अचीव नहीं हो जाता। आपने गोल रखा होगा, समझिए आपने रखा है मेरे को 20 साल में 2 करोड़ रुपए चाहिए। अब 20 साल में 2 करोड़ की जगह समझिए 18 साल में 2 करोड़ हो गए। अपन भगवान तो है नहीं कि 20 ही साल में 2 करोड़ होंगे। तो देन टेक आउट योर मनी, इट्स ओके, नाउ एंजॉय इट। हमारे यहाँ एक रिवर्स प्रॉब्लम भी है, लोगों को पैसा बन जाता है ना, उसके बाद उसको एंजॉय नहीं करते। एक बार एक मेरा फ्रेंड था, उसने 5 साल की एसआईपी की, चलो 15 लाख रुपए चाहिए, गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, एसआईपी करी, 15 लाख के आसपास नंबर बन भी गया 5 साल बाद। मतलब क्या करो, बोला थोड़ा रुक जाता हूँ और बड़ी गाड़ी ले लूंगा। मतलब लेना यार, तूने सोचा था ना 15 लाख से गाड़ी ले लूंगा, अब ले ले। वाई आर यू शिफ्टिंग योर गोल? तो ये भी एक प्रॉब्लम है, डोंट शिफ्ट योर गोल पोस्ट। बार बार गोल पोस्ट शिफ्ट मत। हमें कंधे पर बोझ उठाने की आदत है। हम अपने आप को पीडीसी देते रहते हैं, अपने आप को पोस्ट डेटेड चेक देते हैं हैप्पीनेस के, कि हम अब खुश नहीं होंगे, हम अब खुश होंगे। रोज खुश हो, हर चीज को मेजर्ड तरीके से करो। नहीं, 15 लाख हो गए ना, मैं गाड़ी खरीद सकती हूँ बिना किसी बर्डन के, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ मैं बड़ी गाड़ी खरीदूंगी क्योंकि उससे फिर बर्डन आ जाएगा ना। नहीं, बर्डन नहीं, वो कह रहा है कि अब मैं एसआईपी कंटिन्यू रखूंगा, ओके, और इसको 15 को 30 ले जाऊंगा ताकि मैं बड़ी गाड़ी खरीद सकूं। फाइन। तो भाई जो 3-4 साल तेरे को लगेंगे अब वापस पहुंचने को 30 पे, हाँ, तो तूने तो अपना एंजॉयमेंट डिले कर दिया ना। एटलीस्ट चल, तूने यू आर अ गुड डिसिप्लिन गाय, तुमने 5 साल एसआईपी करी, 6 साल एसआईपी करी, 15 लाख पहुंच गए, तो अब एंजॉय करो ना। जिस चीज के लिए एंजॉय करी थी उसको एंजॉय करो, मजे करो उस चीज के। सो दैट इज वेयर आई थिंक इंडियंस ऑल्सो नीड टू शिफ्ट देयर माइंडसेट, कि अपने आप को हैप्पी रखना भी बहुत जरूरी है। अपने गोल्स अचीव करने पे उनको इस्तेमाल करना, पैसे को, और उस गोल को मटीरियलाइज करना, कि मैं गाड़ी घर में आई, मैं गया, मैंने शोरूम में फीता काटा, वो दैट एक्सपीरियंस, फॉर दैट यू हैड स्पेस सेव्ड, इन्वेस्टेड। आपने आज अपना, देखिए जो भी बंदा इन्वेस्ट करता है वो अपने आज को कॉम्प्रोमाइज करता है, ठीक है, वो आज में से अपना पेट काट के इन्वेस्ट करता है। क्यों करता है? ताकि आगे खुशी मिले। तो आ गई ना खुशी, अब तुम ले लो। तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो वन थिंग विच पीपल नीड टू एंजॉय। हाँ, और मुझे लगता है एंजॉयमेंट की जब बात चली रही है कि पीपल नीड टू एंजॉय, तो मुझे लगता है पॉडकास्ट भी लोगों ने जरूर आज का एंजॉय किया होगा। मैंने क्या क्या सीखा वो मैं आपको बता चुकी हूँ। आज के पॉडकास्ट से आपने जो भी सीखा है, आपका टेक अवे क्या है, क्योंकि ये लास्ट टाइम मुझे याद है संजय जी आपने लोगों से पूछा था और लोगों ने कॉमेंट किया भी है। लोगों ने बताया भी है कि उनका टेक अवे क्या है, तो वो प्लीज आप हमें कॉमेंट करके बताइए। कोई सवाल भी अगर आपका है संजय जी से जो आप पूछना चाहते हैं, जैसे पिछली बार लोगों ने पूछा था कि भाई आपके एम्प्लॉय ने कोर्स क्या किया था, वो हमें बता दो तो मैंने पूछ लिया जो आपका सवाल था। तो आज अगर आपका कुछ सवाल है तो वो आप कमेंट्स में हमें जरूर लिखिए। अगली बार संजय जी के पास जब टाइम होगा, बहुत बिजी है वैसे वो, मैं बता रही हूँ कई महीनों बाद मैं वापस उन्हें पकड़ पाई हूँ, तो अगली बार जब ऐसी संभावना बनेगी तो उन सवालों को जरूर हम शामिल करेंगे पॉडकास्ट में। मोस्ट डेफिनेटली। और बस मेरा पॉइंट ये है कि लर्निंग लिखने के बाद उसको एग्जीक्यूट भी कीजिए, क्योंकि नॉलेज विदाउट एग्जीक्यूशन इज जस्ट टाइम पास। तो आपने नॉलेज ले ली पर उसको धरातल पे नहीं उतारा, एग्जीक्यूट नहीं किया, तो फिर वो सिर्फ एक टाइम पास है। आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, एंजॉय किया होगा, बहुत कुछ सीख भी लिया होगा, बट सीखने के बाद एग्जीक्यूट जो करेगा वही लाइफ में आगे बढ़ेगा। सो थैंक यू सो मच, जस्ट एग्जीक्यूट राइट एंड स्टार्ट। थैंक यू संजय जी। थैंक यू सो मच।